एक अनाथ लड़का जो कि अपने छोटे भाई से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसे जिंदा रखने के लिए हर एक पॉसिबल चीज करता है, जैसे कि उसके लिए भीख मांगना, उसके लिए खाना लेके आना ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन एक दिन अचानक जब उसे पता लगता है कि कुछ लोगों ने उसके छोटे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया है, तो ये अपने अंदर की एक काफी खतरनाक गार्डियन स्पिरिट को अवेकन कर लेता है और जो लोग भी इसके छोटे भाई को मारना चाहते हैं ये सबको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं इसके छोटे भाई के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन वो फाइटिंग में और भी ज्यादा माहिर है और ये दोनों भाई एक स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे आए दिन ज़ॉम्बीज़ अटैक करते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक इन्हें उस इंसान का पता लग जाता है जिसने इनके मॉम डैड को मारा है। अब देखना ये है कि ये दोनों मिलकर कैसे उससे बदला लेंगे और ये एनिमे सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 10 मिनट निकाल के प्लीज इस एनिमे को देखो। मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये एनिमे डेफिनेटली पसंद आएगी। एक बंदा एक लड़की से ये कह रहा था, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही लिखा होता है और आज मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ ये भी पहले से लिखी हुई थी। जिसके बाद वो उस लड़की को अपना एक कार्ड देता है जिसमें इसका नाम सैंग टोंग लिखा था। इस कार्ड से हमें ये क्लियर होता है कि ये बंदा फ्यूचर बताने का काम करता है। अब ये उस लड़की से कहता है, दुनिया में लोगों को काफी सारी परेशानी है और इसलिए वो अपनी फ्यूचर को पहले ही जानना चाहते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ। शेयरलिंग कहती है, ये क्या भीख मांगने का नया तरीका है, चल फुट यहाँ से। तभी एक बाइक वाला आकर उसे जोरदार टक्कर मारता है जिससे इन दोनों का सामान भी गिर गया था। लड़का जिसका नाम शाओ था वो ये कहता है, सारा सामान खराब हो गया है। ये लड़की कहती है, अरे कोई चक्कर नहीं, ये तो एक रिज्यूमे था, इसे मैं दोबारा भी निकाल सकती हूँ। लेकिन असल में भाई ये बंदा एक डिलीवरी बॉय है और इसका सारा सामान खराब हो गया है। अरे ओ वेट 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 वेट, यहाँ पे मेरा सामान खराब हुआ है और इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। शियालिंग कहती है, अरे ओ हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने मेरा नुकसान कर दिया और ऊपर से तुम्हें इसके पैसे चाहिए। जरा वो देखो लाइट। और यहाँ पर भाई लाइट रेड थी, यानी कि शियालिंग को रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए था और वो मन में सोचती है, ये सारा कुछ सैंग टोंग की वजह से हो रहा है, अगर वो मेरा टाइम ना खराब करता तो ये सारा कुछ होता ही नहीं। और सैंग टोंग दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा था। अब शियालिंग को भाई पैसे नहीं देने थे तो वो जख्मी होने का नाटक करने लगती है। साओ कहता है, चाहिए तो थोड़ा और नाटक कर लो, लेकिन भाई मुझे पैसे मेरे कैश में चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो पैसों को गिन रहा होता है और शियालिंग को ना चाहकर भी उसे पैसे देने पड़े और साओ चाहता हुआ कहता है, ये छपरी बनना छोड़ो और सामने देखकर चला करो, वरना अगर दोबारा किसी और से टकरा गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब शियालिंग अपना रिज्यूमे उठाने लगती है और वो अनजाने में ही शैंटोंग का कार्ड भी उठा लेती है। जिसके बाद वो अलग अलग कंपनी में जाके जॉब इंटरव्यू देने लगती है। लेकिन भाई इंटरव्यू लेने वाले को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। जिसके बाद अब ये वॉशरूम में जाके रोने लगती है। इसे ऐसा लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ, शायद इस वजह से ये मेरे से चिढ़ रहे हैं और मुझे जॉब नहीं देना चाहते, शायद मैं एक हीरोइन बनने के लिए पैदा हुई हूँ। अब वहाँ पर दो लड़कियां ये बात कर रही थी कि फ्रेशर को कोई भी ऐसे जॉब पर नहीं रखता, उस लड़की को तो एक डिलीवरी गर्ल का काम कर लेना चाहिए। अब शियालिंग रात में बैठकर इसी बात के बारे में सोच रही थी और वो सोचती है शायद उसे एक डिलीवरी गर्ल का काम ही कर लेना चाहिए। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उसे एक कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और भाई ये लड़की इतनी ज्यादा पगलेट है कि ये अभी रेडी होकर वहाँ के लिए निकल जाती है। और जब ये उस लोकेशन पे पहुँचती है और ये जगह काफी ज्यादा सुनसान थी और यहाँ पर काफी लंबी लंबी गलियां थी और इसके एंट्रेंस पे लिखा था रक्षाशा स्ट्रीट और इसने आज तक इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। जिसके बाद ये अंदर जाने का डिसाइड करती है और जैसे ही अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर एक लाइट फ्लैश होती है जो कि सैंग टोंग के कार्ड पे भी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये कार्ड यहाँ पर एक की का काम कर रहा था। लेकिन भाई इस पागल लड़की को अब ये रियलाइज होता है कि कौन सी कंपनी इतनी रात में उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और भाई ये पगलेट लड़की अब काफी ज्यादा घबराने लगती है और वापस से जाने का ट्राई करती है। लेकिन अब ये रास्ता भूल चुकी थी। आगे जाते हुए अब वो किसी से टकराती है और नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो सामने देखती है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है जो कि शिया पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और अब उसके आसपास और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और वो इस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें साओ और उसके छोटे भाई लियांग को दिखाया जाता है जिनका स्कूटर बीच रास्ते में ही खराब हो गया था। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे शियालिंग को उन ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था और वो उसे मारने ही वाले थे। लेकिन तभी इन ज़ॉम्बीज पर एक तीर से अटैक होता है और साओ और लियांग यहाँ पर पहुंच चुके थे। जिसके बाद साओ
साओ ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है और लियांग इस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर पहुंची कैसे, क्योंकि ये जगह स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में है जहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज रहते हैं। और वो जो मेरा भाई देख रही हो साओ, वो यहाँ का जर्नल है जो कि यहाँ पे गोस्ट और ज़ॉम्बीज को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से रोकता है। अब साओ की आवाज सुनकर शियालिंग को ऐसा लगता है कि उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, लेकिन तभी अचानक उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिससे इसकी टक्कर हुई थी और ये एक दूसरे को देखकर फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और लियांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अबे यार ये चक्कर क्या है। तभी एक बड़ी सी तलवार लेकर गोस्ट का लीडर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये कह रहा था, मैं भी पहले एक जनरल था, लेकिन मरने के बाद मैं गोस्ट बन चुका हूँ और मैं अपनी आर्मी के साथ रक्षसा स्ट्रीट पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। और लियांग ये सुनकर हंस रहा था। साओ कहता है, तुम्हें पता है कि दुनिया में काफी सारी स्ट्रीट्स हैं, लेकिन रक्षसा स्ट्रीट काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर मैं यहाँ का जर्नल हूँ तो तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो जाना चाहिए। और इन दोनों के बीच अब फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये लीडर साओ पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और साओ भी अब अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और वो इसकी फ्लेम से इसके वेपन को तोड़ देता है और इससे यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और शियालिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन तभी अचानक बीच में एक काले नाग की एंट्री होती है जो कि साओ पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है, लेकिन साओ उसे पकड़ के दीवार में दे मारता है। अब ये लीडर भी वापस से उठ चुका था जो कि स्नेक के साथ मिलकर साओ पे अटैक करने लगता है और साओ की अब बुरी हालत होने लगती है। क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई। चलो अब ये राक्षसा स्ट्रीट मेरी हुई और हाँ मेरे साथियों, इस लड़की और इस बच्चे को भी मार डालो। अब शियालिंग ये सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन लियांग को अपने भाई पर भरोसा था, जिसके बाद साओ अब दोबारा से खड़ा हो चुका था और वो इससे कहता है, भले ही तुम्हारी पावर इस स्नेक के साथ मिलकर बढ़ चुकी हो, लेकिन जब हम ह्यूमंस गार्डियन स्पिरिट के साथ मिलते हैं तो हमें हराना लगभग नामुमकिन होता है। और फिर वो अपनी गार्डियन स्पिरिट सूचो को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। अब ये देखकर भाई लीडर की तो फट चुकी थी और वो यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सूचो उसे एक अटैक में खत्म कर देता है। तो हाँ मेरे दोस्तों, किसी और को भी अगर इस लीडर की तरह ऐसे ही ये स्ट्रीट चाहिए तो वो मेरे सामने आ सकता है, लेकिन भाई ये सारे ज़ॉम्बीज उसके सामने झुक जाते हैं। फिर हमें साओ का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो भाग के अंदर जाता है और उसे ये पता लगता है कि उसका एक छोटा भाई हुआ है और उसके मॉम डैडी ये बात कर रहे थे कि इसके छोटे भाई के पास कोई भी साइकिक पावर नहीं है, यानी कि इसके पास कोई भी गार्डियन स्पिरिट नहीं है। अब साओ जैसे अपने भाई को देख रहा होता है, उसका छोटा भाई उसकी उंगली पकड़ लेता है। साओ ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। अब अगले दिन साओ अपने डैड के साथ खड़ा था और इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि उसके डैड रक्षसा स्ट्रीट के जर्नल हैं और ये लोग इसी स्ट्रीट में रहते हैं। अब उसके डैड उसे समझा रहे थे, तुम्हें अपने भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे मैं इस रक्षसा स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करता हूँ वैसे ही। तो चलो अब बताओ तुम्हें अपने भाई को क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि वो सॉफ्ट है। अरे नहीं बेटा, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है। जिसके बाद वो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाते हैं। दरअसल ये पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाया था, जिस पर सभी के नाम लिखे हुए हैं और जब से हमारी फैमिली बनी है हम इस पेड़ को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का एक बॉर्डर है। जिसके बाद उसके डैड इन दोनों भाइयों का नाम भी वहाँ पे लगा देते हैं। अब अगले सीन में साओ जब अपने भाई के साथ सो रहा था तो उसके मॉम डैड ये बात कर रहे थे, कांस्टेबल की चिट्ठी आई है और हमें यहाँ से जाना होगा। साओ ये सुनकर उठ जाता है और वो बाहर चेक करने के लिए जैसे ही आता है उसके मॉम डैड यहाँ पर नहीं होते। और अगले दिन ऐसे ही वो अपने मॉम डैड के आने का वेट कर रहा होता है। अब लियांग को भी भूख लगने लगती है तो साओ खुद ही दूध को गर्म करने लगता है और इस बीच उसके हाथ भी जल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके ये सारा कुछ कर लेता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके मॉम डैड वापस नहीं आए थे। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर के बाहर एक लू नाम का बंदा आता है जिसे सैंटोंग लेकर आया था। दरअसल लू को रक्षसा स्ट्रीट का नया जनरल बनाया गया है, क्योंकि साओ के डैड एकदम से गायब हो गए हैं, तो इसलिए लू को यहाँ का नया जनरल बनाया गया है। फिर सैंटोंग के वहाँ से जाने के बाद लू एक इविल स्माइल में ये कह रहा होता है, अब से रक्षसा स्ट्रीट अब मेरी है। साओ से पूछता है, आखिर
आखिरकार तुम कौन हो? भाई वो इसकी जोरदार थप्पड़ मारता है। बदतमीज, तुम्हें यहाँ के जनरल से बात करने की तमीज नहीं है। साओ कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। और ये सुनकर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गार्डियन स्पिरिट यन को बाहर बुलाता है और उसे साओ को पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए कहता है। यन जब ऐसा कर रहा होता है तो वो लू को बताता है कि इसके पास साइकिक की पावर है। अब लू साओ से ये पूछता है क्या तुम पिछले जनरल के बेटे हो? और साओ इस पे हाँ में जवाब देता है और वो उससे अपने मॉम डैड के बारे में पूछने लगता है। लेकिन लू कहता है अरे मुझे क्या पता उनके बारे में, मैंने तो सुना था उन्होंने राक्षसा स्ट्रीट छोड़ दिया है। और साओ उस पे चिल्लाने लगता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड राक्षसा स्ट्रीट नहीं छोड़ सकते। अब इन दोनों की बात सुनकर लियांग अंदर रोने लगता है। अब लू येन को उसे बाहर लाने के लिए कहता है आज तो मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगा। अब येन लियांग को बाहर ले आया था और वो लू को बताता है इसके पास कोई भी साइकिक पावर नहीं है। ये सुनकर लू उसके डैड का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है और येन को लियांग को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंकने को कहता है। साओ ऐसा करने से मना करता है प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो अभी काफी ज्यादा छोटा है और भूख के मारे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन भाई लू उसे उठा के कमरे में बंद कर देता है। शुक्र मनाओ तुम्हारे पास गार्डियन स्पिरिट है, वरना मैं तुम्हें भी वहीं पर फेंक देता। और वो जाते हुए कहता है चिंता मत करो, अगर तुम बड़े होकर जनरल बने तो तुम इस स्ट्रीट में अपने भाई की स्पिरिट से दोबारा मिल सकते हो। और साओ भी काफी ज्यादा रो रहा था। अब लू का जो बिहेवियर था वो साओ के डैड से काफी ज्यादा अलग था और वो स्ट्रीट में काम कर रही स्पिरिट से काफी बुरी तरीके से बर्ताव करता था। तुम लोग कान खोलकर सुन लो, आज से यहाँ पर सिर्फ मेरे ऑर्डर चलेंगे। येन उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन लू उसकी नहीं सुनता। और यहाँ पे हम साओ को देखते हैं जो कि दरवाजा तोड़ने की ट्राई कर रहा था। अब ये दोनों लियांग को राक्षसा स्ट्रीट के गेट पर ले आए थे क्योंकि बिना गार्डियन स्पिरिट वाले लोग खुद से इस गेट को पार नहीं कर सकते। तो लू यान से लियांग को मांगता है। अब यान जैसे ही लू को उसे दे रहा होता है पीछे से साओ आकर उससे वो छीन लेता है और साओ ने वहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरे ही घर में आग लगा दी थी। और लू को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद वहाँ पर रहने वाला था। अब साओ अपने भाई को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड जाने की सोच रहा था। लू से कहता है अगर तुम दोनों वहाँ पर गए तो भूख के मारे मर जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे भाई का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें डेड आइलैंड भेज सकता हूँ। वहाँ पर तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख सकते हो और उसके बाद इस स्ट्रीट के जनरल भी बन सकते हो। वहीं लियांग अपने भाई का हाथ पकड़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो साओ ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की डिसाइड करता है और वो एकदम से गेट के पार छलांग लगा देता है। फिर हम शियालिंग को देखते हैं जिसे पिछले इंसिडेंट के बाद काफी भयानक सपने आ रहे थे और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी उसे एक सपना लग रहा था। और अगले ही पल वो अपने सामने लियांग और साओ को देखती है और वो ये समझ जाती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था। और वायु से ये सोचकर भी काफी ज्यादा डर लग रहा था कि उसके आसपास काफी सारी स्पिरिट्स हैं। साओ से बताता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान राक्षसा स्ट्रीट में ऐसे एंटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो स्ट्रीट का जनरल उसकी मेमोरी मिटा देता है। अब साओ उसकी मेमोरी मिटाने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो रुक के ये सोचता है अगर इसने स्ट्रीट का बॉर्डर क्रॉस किया है तो शायद इसके पास गार्डियन स्पिरिट है। लेकिन शियालिंग की बॉडी में से इसे कोई भी साइकिक पावर महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर क्या था, साओ फिर से उसकी मेमोरी मिटाने में लग जाता है, लेकिन शियालिंग उसके ऊपर अपना बैग फेंक के मारती है और शाओ भी उस बैग को हवा में उड़ा देता है जिसमें से सारा सामान निकल के बाहर गिर जाता है, जिसमें सेंटोंग का बिजनेस कार्ड भी था। लियांग वो कार्ड साओ को दिखाता है। साओ शियालिंग से पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास ये कार्ड कहाँ से आया? वो कहती है अरे इसी बंदे की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। साओ पूछता है तो आखिरकार तुम उस स्ट्रीट में आई क्यों? शियालिंग उसे वो मैसेज दिखाती है जो कि उसे रिसीव हुआ था और वो दोनों ये मैसेज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मैसेज सिर्फ साइकिक पावर वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। अब ये दोनों भाई बात कर रहे थे कि अगर इस लड़की के पास साइकिक पावर नहीं होती तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन इसके अंदर से हमें कोई भी साइकिक पावर महसूस नहीं हो रही है। जिसके बाद भाई साओ अब इसे ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ने के लिए जा रहा था। अब जाते जाते शियालिंग ये कहती है मुझे ऐसा लगा था कि राक्षसा स्ट्रीट एक छोटी सी स्ट्रीट है, लेकिन ये तो काफी बड़ी सिटी है। साओ से बताने लगता है कि पहले ये एक स्ट्रीट ही थी, लेकिन स्पिरिट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखकर इसे भी बड़ा कर दिया गया है। और वो साथ में ये भी बताता है कि स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है और जो स्पिरिट इतना ज्यादा वेट नहीं करती वो एक इवल स्पिरिट बन जाती है। और शियालिंग यहाँ पे जितने भी लोगों को देख रही थी वो सारे के सारे ही स्पिरिट थे। और शिया उससे ये भी पूछती है कि जब तुमने फाइट की थी तो तुम्हारे अंदर वो बड़ी सी स्पिरिट क्या थी? साओ कहता है सूचू ये तुम्हारे बारे में पूछ रही है। हम देखते हैं कि सूचू इनके पीछे ही होता है जो कि घोड़े पर इनके साथ ही चल रहा था। साओ से बताता है कि इसका नाम सूचू है और ये एक ब्रेव वॉरियर है जो कि हमारी फैमिली
फैमिली के साथ काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है और अब ये मेरे साथ काम करता है और राक्षसा स्ट्रीट में जितनी भी इविल स्पिरिट्स है उन्हें ये भगाने में मेरा साथ देता है। और साओ उसे ये भी बताता है कि जिस इंसान के पास गार्डियन स्पिरिट होती है सिर्फ वो ही राक्षसा स्ट्रीट में एंटर कर सकता है। कुछ लोगों को जन्म से ही गार्डियन स्पिरिट मिली होती है, लेकिन कुछ लोग हार्ड वर्क और अच्छे काम करके गार्डियन स्पिरिट को समन कर लेते हैं। अगर किसी की गार्डियन स्पिरिट एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई तो कांस्टेबल खुद उसे मनाने के लिए आते हैं ताकि वो किसी एक स्ट्रीट का जर्नल बन सके। और अगर कोई जर्नल अपनी ड्यूटी पे मारा गया तो उसके स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए कुछ भी वेट नहीं करना होगा। अब आगे बहुत सारे ज़ोंबीज थे। साउथ से बताता है कि राक्षसा स्ट्रीट के मेन गेट के पास सबसे ज्यादा ज़ोंबीज होते हैं। फिर क्या था, ये लोग इन्हें उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग पतली सी गली में एंटर कर जाते हैं और साउ अपने स्कूटर को सीढ़ियों से ही नीचे उतार रहा होता है। शेयरलिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है बल्कि सामने एक दीवार है, लेकिन साउ स्कूटर की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेता है और ये लोग एकदम से दीवार से पार हो जाते हैं और अब ये ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच गए थे। अब इसने शेयरलिंग को उसके घर पे भी ड्रॉप कर दिया था। शिया उसे थैंक्स बोलती है। अरे मैडम, मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसके पैसे चाहिए। अबे ओ छापरी, तेरे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है क्या? तू हर चीज के पैसे लेता है। और भाई से पैसे मिल भी जाते हैं, मतलब ये तो एक सिग्मा मेल है, इसे तो बस पैसों से मतलब है। शेयरलिंग अब उससे ये पूछती है क्या सैंग टोंग भी तुम्हारी तरह एक जर्नल है? साउ मना करता है नहीं, उसे कांस्टेबल ने खुद यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो गार्डियन स्पिरिट वाले लोगों को ढूंढ सके। और शियालिंग कहती है क्या मेरे पास भी गार्डियन स्पिरिट है? शाओ अपने हाथ पे कुछ लिखता है और शियालिंग उसे काफी आसानी से पढ़ लेती है, लेकिन जब वो एक राह चलते बंदे से ये पढ़वाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि ये एक साइकिक लैंग्वेज में लिखा था। अब साउ से बताने लगता है कि देखो ये जो एक मैसेज था ये एक साइकिक मैसेज था जिसे गार्डियन स्पिरिट वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। अब शियालिंग ये समझ गई थी कि जरूर इसके पास भी कोई गार्डियन स्पिरिट है। साउ जाने से पहले ये कहता है कि आज के बाद कभी भी राक्षसा स्ट्रीट में मत आना क्योंकि मैं सैंगटोंग के किसी भी मामले में पढ़ना नहीं चाहता। और दूर से सैंगटोंग ये सारा कुछ देख रहा होता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वर्कर्स शॉप का बचा हुआ खाना बाहर रख रहे थे और उन्हें ऐसा करते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ओनर ये खाना उन्हें भी दे सकता है। तभी हम शाओ को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ देख रहा था और उन बॉक्स में शाओ को कुछ दूध के पैकेट भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो वर्कर्स उसे देख लेते हैं और वो उस पे चिल्लाने लगते हैं। तो साओ एक ब्रेड फेंक कर उस पे मारता है और वहाँ से भाग जाता है। और इन वर्कर्स की बातों से हमें ये पता लगता है कि साओ आए दिन यहाँ से खाना चुराता रहता है और इनको ये भी पता है कि ये राक्षसा स्ट्रीट के ब्रिज के नीचे रहता है। अब साओ अपने भाई को दूध पिला रहा था तभी उन वर्कर्स में से एक यहाँ पर पहुंच जाता है और इसका नाम था आटा। साओ को ऐसा लगता है कि ये बंदा उसे पकड़ने के लिए आया है तो वो उसकी घंटी बजा के यहाँ से भागने लगता है। आटा चिल्लाते हुए कहता है अबे ओए दालचीनी ये ले ले। और अगले सीन में साओ मस्त ठूस के ब्रेड खा रहा होता है और उससे बात करने के बाद आटा को ये पता लगता है कि साओ के मॉम डैड काफी टाइम से घर नहीं आए। आटा उसे ये कहता है मुझे एक जगह पता है जहाँ पर तुम्हें खाने और कपड़े की कोई भी कमी नहीं होगी। साओ पूछता है क्या वो जगह राक्षसा स्ट्रीट से दूर है? आटा कहता है हाँ। तो साओ उसे मना कर देता है कि मैं यहाँ से दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी भी अपने मॉम डैड का इंतजार है। और जाने से पहले आटा उसे अपना एड्रेस देके जाता है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अब हर रोज साओ अपने भाई को लेकर राक्षसा स्ट्रीट के सामने बैठा होता है और अपने मॉम डैड का वेट करता है, लेकिन एक दिन अचानक रास्ते से जाते हुए उसे अपने मॉम डैड दिख जाते हैं और जैसे वो उनके पास जाता है तो ये लोग कोई और थे जिन्होंने उनके मॉम डैड जैसे कपड़े पहने थे। और एक रात बारिश के दौरान साओ के पास कुछ पैसे थे तो वहाँ के लोकल भिखारी उससे वो पैसे भी छीन लेते हैं और ऐसे ही साओ काफी मुश्किलों से अपनी लाइफ को जी रहा था। और अब विंटर भी आ चुका था और सर्दियों के कपड़े न होने की वजह से साओ के छोटे भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाता है। क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे तो डॉक्टर इसके भाई का इलाज करने से मना कर देता है। अब साओ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो जल्दी से आटा के पास जाता है और उसे उन्हें वहाँ ले जाने के लिए कहता है जहाँ पर इसने बताया था। अब आटा उन्हें बिठा के वहाँ पे ले जाने लगता है। अब अगले सीन में एक लेडी साओ को नहला धुला कर उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है, लेकिन साओ को अपने भाई की चिंता हो रही थी तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर हम आटा को देखते हैं जो कि यहाँ के ओनर से बात कर रहा था और इनकी बातों से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि आटा ने इन दोनों भाइयों को इस ओनर को बेच दिया है, लेकिन ओनर सिर्फ साओ के ही पैसे देता है क्योंकि उसके छोटे भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी तो वो उसे नहीं लेता और उसे बाहर
बाहर फेंकने के लिए कहता है। तभी साओ भी यहाँ पर पहुँच गया था और वो इनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आटा उसे सारा कुछ समझा देता है। मैंने तुम दोनों भाइयों को यहाँ पर बेच दिया है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि ये तुम्हारे भाई को नहीं ले सकता क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, तो अब हमें उसे बाहर फेंकना होगा। ये सुनकर भाई साओ उस पे काफी ज्यादा चिल्लाता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगले सीन में हम साओ को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर ये लेडी और ओनर उसे अच्छे से समझा रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे ठीक से रहना चाहिए, जल्दी से कोई रिच फैमिली तुम्हें अडॉप्ट कर लेगी। वहीं अटा इसके छोटे भाई को डस्टबिन में फेंक कर चला गया था और यहाँ पे साओ काफी ज्यादा पिटाई होने के बाद भी ओनर से उसके भाई को बचाने के लिए कहता है। वो बंदा कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और तुम्हारा भाई अब नहीं बच पाएगा। ये सुनकर साओ काफी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है कि उसे किसी भी हालत में अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है। ये सुनकर ओनर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक अनजान फोर्स उसका हाथ पकड़ लेती है और ये साओ की गार्डियन स्पिरिट थी और उसे देखकर इन दोनों लोगों की फट गई थी। अगले सीन में हम आटा को देखते हैं जो कि पैसों में अंधा हो चुका था। अरे पैसे कमाना कितना आसान है। तभी साओ की गार्डियन स्पिरिट उसे दीवार में दे मारती है और साओ से पूछता है मेरा भाई कहाँ पर है, और फिर वो अपनी स्पिरिट के साथ हॉस्पिटल में एक धमाकेदार एंट्री मारता है और वो डॉक्टर से अपने भाई का इलाज करने के लिए कहता है और इस बार डॉक्टर को देने के लिए इसके पास पैसे भी थे जो कि शायद इसने आटा से छीन लिए होंगे। अब इलाज के बाद साओ के भाई की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और साओ का गार्डियन स्पिरिट भी उसके पीछे खड़ा था। साओ पूछता है क्या तुम मेरे गार्डियन स्पिरिट हो और तुम्हारा नाम क्या है। गार्डियन स्पिरिट उसे हाँ में जवाब देता है और अपना नाम यूजिन बताता है। साओ कहता है आज के बाद मैं किसी को भी अपने भाई को हर्ट करने नहीं दूंगा। गार्डियन स्पिरिट भी कहता है इसमें मैं आपके साथ हूँ। फिर हम शियालिंग को देखते हैं। उसकी लाइफ में भी कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में सोच रही थी, जिसके बाद वो इंटरनेट पे गार्डियन स्पिरिट के बारे में सर्च करने लगती है और कुछ देर में उसे एक आर्टिकल भी मिलता है जहाँ पे उसे पता लगता है कि ये गार्डियन स्पिरिट वाली बात कुछ लोगों के हिसाब से सच है। जिसके बाद वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करने का ट्राई करती है और यहाँ पर वो अलग अलग स्टाइल कर रही थी पर कुछ नहीं होता और थक हार कर वो बिस्तर पे पड़ जाती है। अब वो लेटी लेटी साओ के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को सिर्फ नाम से ही समन कर लेता है। ये काफी ज्यादा कूल है, मुझे उससे जाके सीखना चाहिए। अब वो राक्षसा स्ट्रीट की तरफ निकल जाती है, लेकिन राक्षसा स्ट्रीट के गेट पे आने के बाद वो ये रियलाइज करती है कि कैसे पिछली बार कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उस पर अटैक किया था और साओ ने भी उसे यहाँ पे वापस आने से मना किया है। जिसके बाद वो वापस यहाँ से जाने लगती है और डिसाइड करती है कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जिएगी। और चलते हुए उसे याद आता है कि अभी तो उसे एक जॉब चाहिए। अगले दिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है और लकीली वो यहाँ पे सेलेक्ट भी हो जाती है। अब रात में वो काफी ज्यादा खुश होती है और अपने रिज्यूमे को हवा में उड़ा देती है और उसी के अंदर सैंगटोंग का कार्ड भी था जिसे उठाकर वो बाहर फेंक देती है। अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो कार्ड उसने फेंका होता है वो कार्ड एक रोबोट के पास जाता है जिससे वो शियालिंग की साइकिक पावर को डिटेक्ट कर लेता है और ये बात वो अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन इस लड़की की साइकिक पावर काफी ज्यादा वीक है और उसने शियालिंग को भी ढूंढ लिया था और रोबोट के बॉस ने उसे शियालिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर दिया होता है। अब अगले दिन शियालिंग अपने मन में ही खुश हो रही होती है, जब मैं कंपनी में जाऊंगी तो सारे लोग मेरे फैन बन जाएंगे और लोग तो मुझे डायरेक्ट उठाकर मैनेजर बना देंगे क्योंकि मैं हूँ इतनी सुंदर। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ पर एक रोबोट खड़ा होता है और वो एकदम से शियालिंग पे अटैक कर देता है और वो शियालिंग को ऊपर उठा रहा था, लेकिन तभी अचानक कोई रोबोट के सिर को उखाड़ के फेंक देता है और ये और कोई नहीं बल्कि सैंगटोंग था। फिर हम इस रोबोट के बॉस को देखते हैं जो कि रोबोट पे लगे हुए कैमरे से सारा कुछ देख रहा था और वो बंदा बाकी रोबोट्स को भी वहाँ पर भेज देता है। अब सैंगटोंग शियालिंग को सारा कुछ बता देता है कि ये सारा कुछ किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कर रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट चाहिए। क्या मेरी गार्डियन स्पिरिट? अरे क्या नल्ला है वो, मेरी गार्डियन स्पिरिट जो कि मैं खुद भी यूज नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी रोबोट्स पहुँच जाते हैं, जिसके बाद सैंगटोंग शियालिंग को राक्षसा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है और जैसी वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी तो लिफ्ट में से भी कुछ रोबोट्स उसकी तरफ आ रहे थे और वो सीढ़ियों से नीचे भागने की बजाय छत की तरफ भागने लगती है। अब वो ऊपर आकर छत का गेट बंद कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन बाकी रोबोट्स चारों तरफ से ऊपर आ गए थे और वो शियालिंग को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पर सैंगटोंग आकर उसे बचा लेता है और फिर वो रोबोट से फाइट करने लगता है। लेकिन रोबोट की संख्या यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी तो सैंगटोंग शिया को राक्षसा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है, लेकिन भाई ये छत पे थे तो वो नीचे कैसे जाती। लेकिन सैंगटोंग उसे नीचे
नीचे फेंक देता है, लेकिन वो एक क्रेन पे आके गिर जाती है और सैंटोंग ऊपर से उसकी रस्सी काट देता है। अब ये क्रेन काफी तेजी से नीचे जा रही थी और जैसे ये जमीन से टकराने वाली थी, सैंटोंग सही टाइम पे रस्सी को पकड़ लेता है और शिया यहाँ पर बच चुकी थी और नीचे उतरते ही वो राक्षसा स्ट्रीट की तरफ भागने लगती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और इसी सोच में वो भाग रही थी। उसे रास्ते का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है, लेकिन ये ट्रक ही उल्टा पलट जाता है और शियालिंग को एक भी खरोच नहीं आई होती। अब सैंटोंग भी वहाँ पर पहुँच गया था। शियालिंग उसे बताती है अभी कुछ देर के लिए मेरी गार्डियन स्पिरिट अपीयर हुई थी। वहीं किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को भी ये पता लग गया था कि शियालिंग की जो गार्डियन स्पिरिट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही मॉनिटर में हम उसकी गार्डियन स्पिरिट की एक छोटी सी झलक देख पाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब हम पिटे हुए एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने आया होता है। फिर हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूल के एक छोटे बच्चे से उसके पैसे छीन रहा था, लेकिन उसके मुंह पर एक जोरदार पत्थर आकर लगता है और ये लियांग ने फेंका होता है। अगर तुम्हें भिड़ना ही है तो अपने बराबरी वाले से भिड़ो। और साव भी वहाँ पर पहुँच गया था और साव अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालकर उसकी वहीं पे बैंड बजा देता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे ऑफिसर ये बात कर रहे थे, उन दोनों भाइयों ने हमारी नाक में दम किया हुआ है, यानी कि ऐसी कंप्लेन उन दोनों की पहले भी आती रहती हैं। अब साओ और लियांग दोबारा से उस ब्रिज के नीचे रहने लगते हैं जो कि राक्षसा स्ट्रीट के बिल्कुल पास में है और साओ अपने भाई को लोरी सुनाकर सुलाने की ट्राई कर रहा होता है। लियांग साओ से ये पूछता है भैया आप हमेशा मुझे सोने से पहले ऐसी लोरी क्यों सुनाते हो? साओ से बताता है क्योंकि यही लोरी मॉम मुझे सोने से पहले सुनाया करती थी। जिसके बाद वो अपने भाई को मॉम और डैड के बारे में बताने लगता है। मॉम काफी ज्यादा सुंदर थी और डैड वो काफी ज्यादा टॉल और स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो राक्षसा स्ट्रीट के जनरल थे। ये सुनकर लियांग का भी मन करता है कि वो राक्षसा स्ट्रीट जाए, लेकिन उसके पास साइकिक पावर नहीं है तो वो नहीं जा सकता। साओ कहता है अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पावर की मदद से तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर लियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यूजी साओ से ये कहता है हमारा वहाँ पर अभी जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन साओ कहता है शायद मॉम डैड वहाँ पर आ गए हो और उन्हें हमारा बिल्कुल भी पता ना हो तो हम वहाँ पर जाके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों राक्षसा स्ट्रीट के गेट के सामने आ गए थे और अब ये अंदर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सामने देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक लड़की पे अटैक कर रहा है। यूजीन साओ को बताता है कि ये ज़ॉम्बी काफी ज्यादा पावरफुल है तो हमें इनसे भिड़ना नहीं चाहिए, लेकिन भाई लियांग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पत्थर मार के कहता है अबे ओए छोटू तुझे अपने साइज वाले के साथ भिड़ना चाहिए। और ये देखकर यूजिन और साओ की फट जाती है, अबे ये क्या कर रहा है। अब ये ज़ॉम्बी लियांग पे अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यूजिन आकर उसे बचा लेता है। साओ इस लड़की को लियांग का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो यूजिन के साथ मिलकर ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। पहले ज़ॉम्बी उन दोनों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसे काफी आसानी से मार देते हैं। साओ को देखकर सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि साओ के डैड वापस आ चुके हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं एक छोटा सा बच्चा है। अब इन दोनों की यहाँ पे आने की खबर लू को भी पता लग गई थी और अब वो सैंटोंग को बुलाने की बात करता है। अब लू के कहने पर सभी ज़ॉम्बीज स्ट्रीट में रहने वाली सभी स्पिरिट से साओ और उसके भाई के बारे में पूछ रहे थे और ये उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मार भी रहे थे और इसी वजह से कुछ कमजोर स्पिरिट्स इवल स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। साओ ये सब देखकर अपने भाई से दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से ये जगह उनके रहने लायक नहीं रही, लेकिन लियांग बचपन से ही यहाँ पे रहना चाहता था क्योंकि इस जगह को वो अपना घर मानता है। तभी अचानक यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। साओ अपने भाई को बचाता है और वो देखता है कि यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज के साथ लू भी है। अरे वाह तुम अपने भाई को भी यहाँ पर लेकर आ गए और हाँ तुमने इसे बचा भी लिया। अगर मैं ये बात सैंटोंग को बता दूं तो इसके लिए मुझे काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद साओ अपने भाई को छुपने के लिए कहता है। यूजिन साओ से ये कहता है लू की साइकिक पावर हमसे काफी ज्यादा है। अब लू इनसे लड़ने के लिए अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद येन और यूजिन में काफी खतरनाक फाइट होती है और यूजिन येन के सामने नहीं टिक पाता और वो हार जाता है। अब साओ को समझ नहीं आता कि लू की गार्डियन स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। लू से बताता है क्योंकि तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट भी कमजोर है। अगर तुम डेड आइलैंड पे जाकर सरवाइव कर गए तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और इसीलिए लू ने सैंटोंग को बुलाया था ताकि वो साओ को डेड आइलैंड ले जा सके। साओ वहाँ पे जाने से मना कर रहा होता है। लू कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे मॉम डैड दोबारा से वापस आएंगे? चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कुछ टाइम पहले कांस्टेबल ने एक साइकिक मैसेज रिलीज किया था और उसमें
उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कहा था जिस पर तुम्हारे मॉम और डैड को मारने का आरोप है, यानी कि तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सुनकर साओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंटोंग साओ को लेने के लिए आया होता है और वो जाते हुए पूछता है इसका दूसरा भाई कहाँ पर है। लू कहता है उसके पास कोई साइकिक पावर नहीं है, तो सैंटोंग साओ को ही लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम लियांग को देखते हैं जो कि उसी लड़की के साथ था जिसने इसे छुपा कर रखा होता है। अब शियालिंग सैंटोंग के साथ राक्षसा स्ट्रीट में होती है जो कि एक बड़े से पेड़ को देख रही थी। अब अगले सीन में ये लियांग के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। लियांग बताता है साओ ह्यूमन वर्ल्ड में एक डिलीवरी के काम के लिए गया है। शिया लियांग से कहती है तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे भाई से काफी अलग है, तुम उससे काफी अच्छे हो। और साओ भी यहाँ पर पहुँच गया था। अरे वाह वाह महारानी, जैसे ये आपका ही घर हो, मतलब यहाँ पर बैठ के मेरी ही बेइज्जती। अब अगले सीन में लियांग शिया को वो पेड़ दिखा रहा होता है जिसपे उसके पूर्वज और उसके भाई का नाम लिखा होता है। सैंटोंग साओ से ये कहता है मैं इसको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इसे लड़ने की ट्रेनिंग दे सको। साओ कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, पहले मैंने ही इसे ज़ॉम्बी से बचाया था और वापस मैंने ही इसे ह्यूमन वर्ल्ड भेजा, तो मैं इसे ट्रेनिंग नहीं दे सकता। अगर तुम इसे ट्रेनिंग करानी है तो तुम इसे डेड आइलैंड भेज सकते हो। सैंटोंग कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। साओ कहता है हाँ सही बात है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, इस जैसी 56 साल की बुढ़िया को नहीं। और शिया ये सुन लेती है अरे बुढ़ा होगा तू, मैं तो काफी सुंदर हूँ। और भाई ऐसे ही ये बहस करने लगते हैं। सैंटोंग को समझ नहीं आता कि वो बोले क्या, और वो साओ से कहता है तुम्हें अभी के लिए इसे यहीं पर रखना होगा, भले ही तुम इसे ट्रेनिंग ना दो, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में किंगडम ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर लियांग और साओ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सैंटोंग बताता है वैसे रिसेंटली अभी राक्षसा स्ट्रीट में इवल स्पिरिट्स भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और इसके पीछे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ है, और कांस्टेबल भी उसके ओनर की रियल आइडेंटिटी पता लगाने में लगे हुए हैं, और इसकी वजह से ही स्ट्रीट वर्ल्ड में काफी कुछ हो रहा है। साओ कहता है स्ट्रीट वर्ल्ड में कुछ भी हो, लेकिन मैं राक्षसा स्ट्रीट का जनरल हूँ, तो मैं इसे ही प्रोटेक्ट करूंगा, और वैसे भी मुझे इसका नौकर बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शियालिंग काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। क्या नौकर? अरे मैं किसी को अपना नौकर नहीं बनाती, मैं सारा काम खुद कर सकती हूँ, कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक। ओ तुम्हें खाना भी बनाने आता है और कपड़े धोना भी, तो तुम मेरे काफी काम आ सकती हो। और अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग इसे अपने घर का नौकर बना देते हैं, और भाई साओ तो यहाँ पे पूरी मालिक वाली फील ले रहा था। वो शियालिंग से घर के सारे काम करा रहा था और वो अपने भाई को ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन भाई साओ उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसे शियालिंग को सताने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब वो शिया को बुलाकर ये कहता है ये लो मेरे स्कूटर की चाबी, और कल से तुम्हें डिलीवरी करने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड भी जाना होगा। लियांग अपने भाई को समझाते हुए कहता है हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में इसे काफी ज्यादा खतरा है। और भाई साफ साफ बोल देता है अरे मुझे उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये हमारे खर्चे पे नहीं पल सकती क्योंकि ये काम कम करती है और खाती ज्यादा है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका खर्चा भी उठाऊं, तो इसे काम तो करना होगा। अब शिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बस तुम्हारा बहुत हुआ, क्या तुम मुझे अपना नौकर बनाना चाहते हो? मैं यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर साओ की आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्या रेंट पे करोगी? वैसे यहाँ पे रहने का खर्चा काफी ज्यादा है। और शिया भी उससे पूछती है क्या कितना खर्चा देना होगा? और ये दोनों भाई आपस में डिस्कस करते हैं, और साओ कहता है पूरे 100 यन। क्या 100 यन? अरे ये लो 200, जाओ खुश रहो। अब इसका पासा पलट चुका है। शियालिंग यहाँ पे बॉस है और साओ उसका सर्वेंट बन चुका है, और सिया भी साओ की ऐसी बैंड बजाती है जैसी वो उसकी बजा रहा था। अब साओ सारा काम करके काफी ज्यादा थक चुका था। लियांग अपने भाई से कहता है वैसे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन को ये तो पता होगा कि शिया राक्षसा स्ट्रीट में है, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? साओ कहता है राक्षसा स्ट्रीट का बॉर्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लोग ऐसे ही इसे पार नहीं कर सकते। और लियांग ये भी पूछता है कि वो लोग शिया के पीछे क्यों पड़े हैं। अब अगले दिन साओ सैंटोंग से यही बात पूछ रहा होता है। सैंटोंग बताता है किंगडम ऑर्गेनाइजेशन को सिया की गार्डियन स्पिरिट चाहिए क्योंकि उसी के पास रिवाइव करने की पावर है। अब ये बात सुनकर दोनों भाई काफी ज्यादा शौक में होते हैं क्योंकि इस पावर से किसी भी डेड इंसान को जिंदा किया जा सकता है। और वो साओ से ये भी कहता है मैं शियालिंग को यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम उसे ट्रेन कर सको, और एक बार वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को
कंट्रोल करने लग जाए तो फिर तुम उसकी रिवाइव पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सैंटोंग ने ये किस लिए कहा ये तो हमें आगे पता लग जाएगा। वैसे मुझे पता है ये किस लिए कह रहा है, आप मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। अब अगले दिन शियालिंग साओ को बुला रही थी, लेकिन साओ वहाँ पर नहीं आता। वो बाहर जाकर देखती है, साओ पेड़ के पास खड़ा होता है। साओ से कहता है अब बहुत हो चुका, ये गेम यहीं पर खत्म होता है और अब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। और शिया ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर हमें डेड आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर गार्डियन स्पिरिट वाले बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग बन सके। फिर हम एक खड़ूस टीचर को देखते हैं जो कि बच्चों के माइंड और बॉडी को कंट्रोल करना सिखा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक सायरन बजता है और इन लोगों को पता लगता है कि सैंटोंग यहाँ पर नए बच्चों को लेकर आया है। अब ये सुनकर ये सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये लोग शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे पहले रोएगा और कौन सबसे पहले यहाँ से भागेगा। सैंटोंग उन बच्चों को यहाँ पर देकर वापस चला जाता है। अब टीचर इन सभी बच्चों का वेलकम करता है और वो कहता है तुम यहाँ पे सिर्फ 2 ही रीजन से आ सकते हो, या तो तुम यहाँ पर किसी स्ट्रीट जर्नल की रिकमेंडेशन पे आए हो या फिर तुम एक अनाथ हो जिन्हें कांस्टेबल के कहने पर यहाँ पर भेजा गया है। फिर हम यहाँ पे एक मिस्टीरियस बच्चे को देखते हैं जो कि ऊपर से इन्हें देख रहा होता है और वो साओ को ही देख रहा था क्योंकि साओ बाकी बच्चों में काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। अब टीचर इन बच्चों को रूल्स बताने लगते हैं, यहाँ पे तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी और अच्छा रिजल्ट आने पर कांस्टेबल तुम्हें एक स्ट्रीट का जर्नल बनाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18 साल होने के बाद हम तुम्हारी मेमोरी और सारी पावर्स को मिटाकर तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ देंगे। साओ काफी गुस्से से टीचर को देखता है और वो यहाँ से भागने के लिए पानी में जंप लगा देता है। टीचर कहता है मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, जैसे कि तुम सभी को पता है कि ये जगह काफी ज्यादा स्पेशल है, तो यहाँ पे जितना भी पानी है इसमें गिरने के बाद ये तुम्हें उसके बॉटम तक लेकर जाएगा, भले ही उसमें कितना बड़ा स्विमर क्यों ना हो। और ऐसा ही होता है। साओ काफी तेजी से पानी के अंदर जा रहा था लेकिन टीचर उसे बचा लेते हैं। अब कुछ बच्चे साओ को घेर लेते हैं और उसे बुली कर रहे थे, तुम्हारी वजह से हम अपनी शर्त हार गए। अब साओ यूजिन को बाहर बुलाने की ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद बच्चे उसे मारते हैं और उस पे काफी ज्यादा हंसते हैं। डेड आइलैंड के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बनाई गई है जिससे कोई भी स्पिरिट यहाँ पे समन नहीं हो सकती। तभी वहाँ पे वो साइलेंट बॉय आता है। ये देखकर वो बच्चे साओ को मारना रोक देते हैं और साइलेंट बॉय से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस चक्कर में मत पड़ो क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा भाई भी यहाँ पर नहीं है। तभी हम देखते हैं ये लड़का काफी तेजी से इनके पीछे आ जाता है और इसके पास 3 गार्डियन स्पिरिट थी। अब ये देखकर उन बच्चों की फट जाती है क्योंकि जिसके पास भी एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट होती है उसे वॉरियर बॉडी के नाम से जाना जाता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये साइलेंट बॉय साओ को बचा लेता है लेकिन साओ भाई अपने एटीट्यूड में था और वो इससे सही से बात नहीं करता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, मैं इनसे खुद निपट लेता। ये बच्चा काफी शांति से उससे ये पूछता है आखिरकार तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो। फिर हमें ज़ोंबी सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लियांग को ढूंढ रहे थे और लियांग अभी भी उस लड़की के साथ छुपा हुआ था। इस लड़की को काफी ज्यादा डर लग रहा था। लियांग कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ अगर मेरा भाई यहाँ पर नहीं है तो, पर मैं तो हूँ। अब जैसे इस लड़की के आंसू नीचे गिरते हैं वो एक काले धुएं में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये लड़की कभी भी इवल स्पिरिट बन सकती है। अब ये साइलेंट बॉय साओ को ऊपर लेकर जा रहा था और वो उससे कहता है जिसके पास भी एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट होती है उसे वॉरियर बॉडी कहा जाता है। साओ को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग करने से वो इसे अचीव कर लेगा, लेकिन साइलेंट बॉय कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, ये पहले से ही लोगों के डीएनए में होता है। और साओ से बताता है मैंने गलती से अपने छोटे भाई को एक खतरनाक जगह पे छोड़ दिया है, तो अब मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा। जिसके बाद अब ये लोग टॉप पर पहुंच चुके थे। ये साइलेंट बॉय साओ से कहता है यहाँ से जंप कर दो। साओ कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन इस लड़के के हिसाब से ये जगह अपसाइड डाउन है, यानी कि ये अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो ह्यूमन वर्ल्ड में ऊपर की तरफ निकलेगा। और साइलेंट बॉय इसे ऊपर इसलिए लाया होता है क्योंकि अगर ये यहाँ से कूदेगा तो ये काफी तेजी से बॉटम तक पहुँच सकता है, जो कि रियल सरफेस है ह्यूमन वर्ल्ड का। और वो उसे ये भी कहता है ऐसा सिर्फ मुझे लगता है कि नीचे ह्यूमन वर्ल्ड है, और ऐसा भी हो सकता है अगर तुम यहाँ से जंप मारो तो नीचे जाते जाते तुम मर भी सकते हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए और हम पकड़े गए तो आगे कुछ सालों तक तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। लेकिन भाई साओ को अपने भाई को बचाने के लिए जाना ही होगा, तो वो तेजी से यहाँ से जंप कर
देता है और वो काफी तेजी से पानी के अंदर चला जा रहा था और थोड़ी ही देर में वो पानी से बाहर निकल चुका था, यानी कि वो अब डेड आइलैंड से बाहर आ चुका है। अब डेड आइलैंड में असिस्टेंट टीचर को ये बता रहा होता है और टीचर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि आज तक कोई भी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाया और वो साइलेंट बॉय भी यहाँ से बाहर आ चुका था और वो अपने मन में कह रहा था, मास्टर साओ, मुझे पूरा यकीन है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर हम साओ को देखते हैं जो कि ब्रिज के पास खड़ा था और वो शियालिंग का ब्रीथिंग टेस्ट ले रहा था और वो ये चेक करना चाहता है कि वो कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकती है, लेकिन ये 46 सेकंड तक ही अपनी सांस को रोक पाती है। शियालिंग एक्सक्यूज देते हुए कहती है, मैं एक लड़की हूँ, हम लड़कों जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। साओ कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हर कोई ट्रेनिंग करके 2 से 3 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है और अगर तुम्हें अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करना है तो तुम्हें ये ट्रेनिंग तो करनी होगी। और शियालिंग फिर से ये ट्रेनिंग करने लगती है, जिसके बाद साओ शियालिंग से अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करवाता है, जैसे कुंफू की प्रैक्टिस या भारी तलवार को उठाना और अपने सर से लकड़ी के पीस को तोड़ना। ये सब करके शिया काफी ज्यादा थक जाती है और वो लियांग से उसके भाई की कंप्लेंट करती है। लियांग कहता है, भले ही मेरा भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन वो ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। और वो कहती है, आखिरकार मैं ये ट्रेनिंग करके कैसे स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगी। लियांग उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसमें इस ट्रेनिंग के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, जिसके बाद लियांग उसे वो बुक भी दिखाता है और ये देखकर शिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम शाम में सैंगटोंग को देखते हैं जिसे शिया ने बुलाया होता है शाओ की कंप्लेंट करने के लिए और वो कहती है कि ये मुझे इस बुक से ट्रेन कर रहा है, इसे खुद को कुछ भी नहीं आता। मुझे लगता है कि ये मेरी ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सैंगटोंग कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डिसीजन उसका है। ये सुनकर शियालिंग काफी ज्यादा बौखला जाती है। वो कहती है, ये मुझे एक कॉमिक बुक से कैसे ट्रेन कर सकता है। सैंगटोंग, अब कुछ भी हो तुम्हें मुझे मेरे घर छोड़ना होगा। सैंगटोंग कहता है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा है। और वो कहती है, तो चलो फिर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। सैंगटोंग कहता है, मेरे पास और भी काम है, मुझे क्रिमिनल्स को ढूंढना है। साओ पूछता है, तुम कौन से क्रिमिनल की बात कर रहे हो। फिर सैंगटोंग साओ को उस क्रिमिनल के बारे में बताने लगता है जिसका नाम सुनकर ये दोनों भाई काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सैंगटोंग कहता है, मुझे ये बात रूमर से पता चली है और शायद ये बात झूठ भी हो सकती है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। शियालिंग की ये हरकत देखकर साओ की ट्रेनिंग बंद करने का डिसाइड करता है और उसे जाते हुए कहता है, जो इंसान खुद पे भरोसा नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। अब रात में सोते हुए शियालिंग उसी बात को सोच रही थी, तभी उसे बाहर धमाके की आवाज आती है और साओ और लियांग भी बाहर ही थे। लियांग शियालिंग को कहता है, इविल स्पिरिट ने फिर से राक्षसा स्ट्रीट में तबाही मचा दी है, तो चलो तुम हमारे साथ चलो, इससे तुम्हें रियल टाइम बैटल का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन साओ से मना कर देता है, इसे यहीं पे रहने दो क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए आई है। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, पर शियालिंग भी वहाँ से निकल जाती है। अब साओ अपनी गार्डियन स्पिरिट से इन सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा था और अपनी फ्लेम से काफी बुरी तरीके से उन्हें जला भी देता है। लियांग अपने भाई से जाकर कहता है, मुझे अब काफी ज्यादा डर लगने लग गया है क्योंकि राक्षसा स्ट्रीट में अब ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती ही जा रही है। साओ कहता है, तो इसमें डरने वाली बात क्या है। लियांग कहता है, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तभी बार बार ज़ॉम्बीज राक्षसा स्ट्रीट में आ रहे हैं। शायद वो इस चीज का पता लगाना चाह रहे हैं कि राक्षसा स्ट्रीट में किस तरफ का बॉर्डर वीक है। अब शियालिंग भी यहाँ पर पहुँच गई थी। लियांग उसे ये बताने लगता है कि मेरा भाई पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब से उसने अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। शियालिंग कहती है, वो तो एक लड़का है तो वो तो स्ट्रॉन्ग हो गई। तभी उनके पीछे एक ज़ॉम्बी उन पे अटैक करने वाला था, लेकिन लियांग अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उसे पछाड़ देता है और ऐसे ही लियांग बाकी ज़ॉम्बी से भी फाइट कर रहा था। साथ ही साथ वो शियालिंग को ये भी बताता है कि उसके भाई के पास पहले कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं थी, वो सिर्फ एक वेपन के सहारे इविल स्पिरिट से फाइट किया करता था। और लियांग शिया को काफी लंबा चौड़ा लेक्चर देता है, अगर तुम खुद पे बिलीव करोगी तो तुम कॉमिक बुक के मूव से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। अब ये बात शियालिंग के दिमाग में पड़ गई थी। इनकी फाइट खत्म होने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं शियालिंग फिर से अपनी ब्रीथिंग वाली प्रैक्टिस कर रही होती है और इस बार उसने 3 मिनट 15 सेकंड तक अपनी सांस को रुकाया था। ये देखकर साओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें लू के पालतू ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जिन्होंने राक्षसा स्ट्रीट में आतंक मचाया होता है, जिससे तंग आकर कुछ मासूम स्पिरिट्स इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब लू उन स्पिरिट से कहता है, इनमें से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वही हमारी सेना में आ सकता है, और वो इनके बीच में फाइट करवा देता है और इनमें से एक इविल स्पिरिट जीत
जीत जाती है। लू अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल के उससे फाइट करने लगता है और इसकी गार्डियन स्पिरिट इसे काफी आसानी से हरा देती है। येन लू से ये कह रहा होता है, डे बाय डे जितने भी इवल स्पिरिट है उनके अंदर आपके लिए डर खत्म होता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये हमारे लिए खतरा बन जाए। लू कहता है, तुम टेंशन मत लो, बस ये एक नॉर्मल इवल स्पिरिट है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। फिर हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि बाकी स्पिरिट्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें काम के लिए लेकर जा रहे थे। वहीं कुछ बाकी स्पिरिट्स उनसे बच के छुपी हुई थी और लियांग भी उस लड़की के साथ था। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है, ये तो एक इंसान का बच्चा है, तुम इसे अपने साथ रखकर मुसीबत को क्यों मोल ले रही हो। लियांग कहता है, ये लड़की काफी अच्छी है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये बूढ़ा अंकल कहता है, यहाँ पर अच्छा होना ये सबसे ज्यादा बुरा है। लू अपने ज़ॉम्बीज पे गुस्सा हो रहा था, तुमसे एक छोटे बच्चे को ढूंढना नहीं गया, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो। उसका गार्डियन कहता है, लगता है वो बच्चा यहाँ से जा चुका है। लू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से जाने के लिए उसके पास साइकिक पावर नहीं है, और अगर वो यहाँ पे मर भी चुका है तो हमें उसकी बॉडी मिलनी चाहिए। वहीं साओ एक ट्रक पे चढ़ के राक्षसा स्ट्रीट की तरफ जा रहा होता है। अब हम लियांग को सोता हुआ देखते हैं जिसके पास यूजिन भी था और यूजिन उसका ध्यान रख रहा था। अब साओ और उसकी गार्डियन स्पिरिट राक्षसा स्ट्रीट के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। वहीं हम लू को देखते हैं जो कि कुछ स्पिरिट से लियांग के बारे में पता कर रहा था। इससे डर के एक बंदा इवल स्पिरिट में कन्वर्ट होने वाला था, लेकिन ये बुड्ढा उसे बता देता है लियांग एक लड़की के साथ अबैंडन्ड बिल्डिंग में रह रहा है। अब लू भी अपने ज़ॉम्बीज को वहाँ पर भेज देता है। अब साओ भी राक्षसा स्ट्रीट में पहुंच चुका था और ये लोग देखते हैं कि यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पे ज़ॉम्बीज ने लियांग और उस लड़की को ढूंढ लिया था। लियांग उसे बचाने की ट्राई करता है। ये ज़ॉम्बीज कहते हैं कि इस लड़की ने एक इंसान के बच्चे को बचाने का ट्राई किया है तो इसके साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। लियांग यहाँ पे गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने का एक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर ये ज़ॉम्बीज काफी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी गार्डियन स्पिरिट बाहर नहीं आती तो ये ज़ॉम्बीज लियांग को धक्का मार के पीछे कर देते हैं। अब वो ज़ॉम्बी लियांग को उठा लेता है। तुमने क्या सोचा तुम हमें मार दोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब हम हैं। तभी उस ज़ॉम्बी के एक जोरदार किक पड़ती है और ऐसा करने वाले साओ और यूजिन थे। ये ज़ॉम्बी उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि कोई भी आज तक डेड आइलैंड से इतनी जल्दी वापस नहीं आ सका। अब साओ अपने भाई से मिलता है और उससे माफी मांगता है उसे ऐसे छोड़ने के लिए। लियांग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक था, उन दीदी ने मेरा ध्यान रखा। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सहमी हुई थी। अब यूजिन ने सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया था। लियांग अब उस लड़की के पास जाके कहता है, देखा मैंने कहा था ना मेरा भाई वापस जरूर आएगा, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी। अब साओ और यूजिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे कि ये लड़की एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो रही है और वो एकदम से लियांग पे अटैक कर देती है। अब शियालिंग अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उसके अपीयरेंस को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। लियांग उसके पास आकर कहता है, तो फाइनली अब तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट से कांटेक्ट करने में कामयाब हो ही गई। क्या घंटा कामयाब, मैं तो उसे देखकर डर गई। और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट बाहर क्यों नहीं आ रही है। लियांग उसे बताता है, कोई भी गार्डियन स्पिरिट तभी बाहर आती है जब उसका मास्टर खतरे में हो। शियालिंग को अब याद आता है पिछली बार जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था तो उसकी गार्डियन स्पिरिट ने बाहर आकर उसकी जान बचाई थी। अब शिया लियांग से उसके भाई के बारे में पूछती है। लियांग बताता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में अभी किसी को ढूंढ रहा है। अब हम साओ को देखते हैं जो कि बाकी के स्ट्रीट के जनरल से उस क्रिमिनल के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगता। अब साओ वहाँ से जाने लगता है। ये बंदा उसे कहता है, अरे आओ यार बैठ के थोड़ा पैक शैक लगाते हैं। साओ से बताता है कि एक स्ट्रीट का जनरल दूसरी स्ट्रीट में नहीं जा सकता। ये बंदा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि साओ किसी भी रूल को नहीं मानता। अब साओ ऐसे ही कई लोगों के पास जाके उस क्रिमिनल के बारे में पता करने लगता है और जब वो एक पेट्रोल पंप पे एक बंदे से उसके बारे में पता कर रहा था तो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर उसे देख रहा था, लेकिन तभी अचानक साओ वहाँ से गायब हो जाता है और उस रोबोट के पीछे आकर उसका सिर उड़ा देता है जिसके थ्रू वो बंदा इसे देख रहा था। अब सैंटोंग भी वहाँ पर पहुँच गया था और इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि साओ जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहा है उसी क्रिमिनल ने इसके मॉम डैड को मारा है। अब सैंटोंग अपना मैकबुक निकाल के उस रोबोट के सर से कनेक्ट करता है जिससे वो डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू उसके ओनर से बात कर सकते हैं। अब सैंटोंग बातों बातों में उससे उसका नाम निकलवाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई ये ओनर भी काफी ज्यादा तेज था। अरे
यार तुम लोग तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम शियालिंग को ऐसे ही राक्षसा स्ट्रीट में अकेला छोड़ आए। साओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के राक्षसा स्ट्रीट में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। अब ये ओनर हंसता हुआ कहता है ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि मैंने अपने लोगों को पहले ही वहाँ पर भेज दिया है। अब शियालिंग लियांग से ये बात कर रही थी, मुझे ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे पड़ गया है और उन्हें मेरी गार्डियन स्पिरिट चाहिए। वहीं साओ उस क्रिमिनल को ढूंढ रहा है जो कि 10 साल से पहले अंडरग्राउंड था, और ये सारा कुछ एक ही टाइम पे हो रहा है। और वो ये भी कहती है अगर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इस टाइम यहाँ पे अटैक किया तो हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि साओ भी यहाँ पर नहीं है। और तभी एक रोबोटिक स्पाइडर वहाँ पे अटैक कर देती है। अब लियांग शियालिंग को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, और वो डर कर एकदम घर के अंदर घुस जाती है। लियांग लाइटनिंग फायर वेपन से उस स्पाइडर पे अटैक करता है, और लियांग को ऐसा लगता है कि इस अटैक से ये स्पाइडर मारी जाएगी, लेकिन इससे स्पाइडर को कुछ नहीं होता। लियांग फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन स्पाइडर उसे दूर फेंक कर मारती है, और वो स्पाइडर शियालिंग को पकड़ लेती है। ये देखकर उसका ओनर काफी ज्यादा खुश होता है, और वो साओ और सैंटोंग से कहता है तुम यहाँ पर बैठे रहो, मैंने शियालिंग को पकड़ लिया है। साओ कहता है ऐसी खतरनाक सिचुएशन में हमेशा लोग अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करते हैं। ओनर को ऐसा लगता है कि वो शियालिंग के बारे में बात कर रहा है कि अब वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालेगी, और शियालिंग अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओनर साओ को बताता है वो ऐसा करने में नाकाम रही। साओ कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, और वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करता है, और टैन बाहर निकल जाता है, जिसके साथ मिलकर लियांग इस स्पाइडर की बैंड बजाने लगता है। अब स्पाइडर ये देखकर अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाल लेती है। अब लियांग टैंक के साथ मिलकर एक काफी खतरनाक मूव करता है जिसका नाम था पियर फ्लावर, और इसमें टैंक मिसाइलों को हवा में छोड़ता है, और वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार होती है, और एकदम से वहाँ पे अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो स्पाइडर वहीं पर मर जाती है। सैंटोंग अब उस ओनर से कहता है फाइट करने से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में जान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। राक्षसा स्ट्रीट में दो भाइयों का राज चलता है, पहला है साओ जो कि वहाँ का जनरल है, दूसरा लियांग जिसे बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। और शियालिंग को कुछ भी समझ नहीं आता आखिरकार इसने अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर कैसे निकाला, क्योंकि इसके पास कोई भी साइकिक पावर नहीं थी। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियांग के साथ जो लड़की थी वो एक इवल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी थी। यूजिन उस लड़की को काफी दूर फेंक कर मारता है, और वो लड़की दोबारा से लियांग पे अटैक करने वाली थी, लेकिन यूजिन अब उसे पकड़ लेता है। लियांग को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लियांग अपने भाई से रोता हुआ कहता है मैं नहीं चाहता कि सिस्टर इवल स्पिरिट में कन्वर्ट हो, क्योंकि आपके जाने के बाद उन्होंने मेरा ध्यान रखा। लियांग यूजिन से भी उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है। यूजिन अपने मास्टर से पूछता है क्या मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन भाई साओ को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यूजिन बताता है अगर एक बार एक स्पिरिट इवल स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई तो उसे अपने लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, बस उसमें हेटरेट और लस्ट भरा रहता है। तो साओ डिसाइड करता है कि वो इसे मार डालेंगे, लेकिन लियांग अपने भाई को रुकाते हुए कहता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिस्टर को खत्म नहीं कर सकते। साओ उसे समझाने की बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन लियांग नहीं समझता। अब साओ यूजिन को उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है। यूजिन पहले तो सोच रहा होता है, लेकिन एक बार और कहने पर वो उस लड़की को छोड़ देता है। अब लियांग उस लड़की के पास जाकर कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन भाई ये लड़की लियांग पे अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। तब यूजिन उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है। यूजिन अपने भाई को समझाता है देखो अब ये एक इविल स्पिरिट बन चुकी है और इसे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, और साओ के कहने पर यूजिन उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। और ये देखकर लियांग काफी ज्यादा रो रहा था। फिर हम लो को देखते हैं जो कि नहा रहा था, और वो ताना मारते हुए कहता है उन ज़ॉम्बी से एक काम भी ढंग से नहीं हुआ, और वो येन से कहता है इस बार तुम जाओ और उस लड़की को पकड़ के मेरे पास लाओ। अब लियांग और उसके भाई ने उस लड़की की ग्रेव बना दी थी, और लियांग उसके जाने के गम में काफी ज्यादा रो रहा था। साओ उसे समझाने की ट्राई करता है, लेकिन वो अपने भाई पर ही गुस्सा हो जाता है। आखिरकार तुम्हें किसने हक दिया उसे मारने का? वो सिस्टर काफी ज्यादा अच्छी थी, अगर तुम उससे स्ट्रॉन्ग हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मार दोगे। आज से तुम मेरे भाई नहीं हो और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हें हराऊंगा। और साओ अपने भाई को समझाता है राक्षसा स्ट्रीट में कमजोर होना किसी खतरे से खाली नहीं है, तो हमें सबको मिलकर स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि हम अपने दुश्मन को हरा सके। और लियांग भी उसकी बात मान जाता है। वहीं येन दूर से ये सारा कुछ देख रहा होता है। येन
अब लू को आगे बताता है जब वो उन लोगों को ढूंढने के लिए गया तो उन लोगों ने पहले ही राक्षसा स्ट्रीट का बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। इससे हमें ये तो पता लगता है किस किस स्पिरिट को भी उन लोगों की चिंता है। और वो लू से ये भी कहता है कि साओ अपने भाई को लेने के लिए यहाँ पर आया था और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा यहाँ पर आएगा। लू कहता है हाँ सही कहा, कोई बेवकूफी होगा जो कि दोबारा यहाँ पर आएगा। अब लियांग और साओ राक्षसा स्ट्रीट के बाहर आ गए थे और ये लोग बात करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बन के वापस जरूर से जाएंगे क्योंकि राक्षसा स्ट्रीट हमारा घर है। जिसके बाद ये दोनों भाई अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं और लियांग भाई वेपन चलाना भी सीख जाता है और अब कोई भी गुंडे अगर उन्हें परेशान करते हैं तो ये अकेले ही उन्हें संभाल लेते हैं। अब धीरे धीरे लियांग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था और साओ ने उसके लिए कुनाई नाइफ भी बनाई होती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हमें पता लगता है कि लियांग ने जिस गार्डियन स्पिरिट को समन किया है वो असल में एक गार्डियन स्पिरिट नहीं है बल्कि एक रोबोट है जो कि साइकिक पावर से चलता है। शियालिंग लियांग से कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह एक रोबोट चाहिए क्योंकि मैं अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर नहीं बुला पा रही हूँ। लियांग कहता है तुम्हें रोबोट से अच्छा अपने गार्डियन स्पिरिट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि गार्डियन स्पिरिट की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती और वो डे बाय डे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। वही एक रोबोट अपनी लिमिट में ही लड़ पाता है। लेकिन भाई शियालिंग तो ये सोच रही थी कि उसका सस्ते में ही काम निपट जाए और वो लियांग से उसके लिए रोबोट बनाने के लिए कहती है। लेकिन तभी यहाँ पे सैंटोंग और साओ पहुँच जाते हैं। अब साओ सोचू के साथ मिलकर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। सैंटोंग शियालिंग को ये बताता है एक गार्डियन स्पिरिट सिर्फ फाइट में ही काम नहीं आती, वो अपने मास्टर के साथ मिलकर किसी भी काम में हाथ बटा सकती है और एक बार अगर तुमने अपने गार्डियन स्पिरिट को समन कर लिया तो कोई भी उसे तुमसे अलग नहीं कर सकता और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन जैसे और भी लोग तुम्हारी स्पिरिट को तुमसे छीनना चाहेंगे। साओ शियालिंग से आकर कहता है तुम्हें अपने गार्डियन स्पिरिट को जल्दी ही समन करना होगा क्योंकि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को राक्षसा स्ट्रीट के वीक बॉर्डर के बारे में पता लग गया है और शियालिंग ये भी समझ गई थी जैसे वो रोबोट स्पाइडर यहाँ पे आई थी ऐसे ही और भी लोग उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। फिर हम किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो 2 बार शियालिंग को पकड़ने में नाकाम रहा और वो तीसरी बार नाकाम नहीं होना चाहता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद राक्षसा स्ट्रीट जाके शियालिंग को पकड़ेगा। अब साओ शियालिंग की प्रैक्टिस करा रहा था ताकि वो अपने गार्डियन स्पिरिट को समन कर सके लेकिन वो बार बार इसमें फेल हो रही थी और वो गुस्सा होकर साओ से ये पूछती है तुम बिना जेस्चर के अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन कैसे कर लेते हो। साओ से कहता है ऐसा करने के लिए तुम्हें अपनी साइकिक पावर पर अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए और बिगनर के लिए जेस्चर ही इस्तेमाल करना होगा ताकि वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन कर सके। और फिर ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। अब सैंटोंग लियांग से ये कहता है अगर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को यहाँ आने से पहले शियालिंग ने अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन नहीं किया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब साओ भी काफी ज्यादा थक चुका था और वो शियालिंग से कहता है ये प्रोसेस काफी ज्यादा बेकार हो चुका है, हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, अब हमें कोई और ही तरीका अपनाना होगा। और वो सूचू को समन करके कहता है शियालिंग को उठाकर मेरे साथ लाओ और वो शियालिंग को अपने साथ राक्षसा स्ट्रीट के बॉर्डर के पास ले आता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इंसान खतरे के टाइम ही अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है। शियालिंग भी समझ गई थी कि साओ क्या सोच रहा है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को देखकर शियालिंग के मुंह पर 12 बज जाते हैं। लेकिन भाई वो भागते भागते साओ के स्कूटर तक पहुंच जाती है। साओ से समझाता है तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट तुम्हें बचाने के लिए बाहर जरूर से आएगी पर शियालिंग को ऐसा नहीं लगता क्योंकि स्पाइडर ने जब उस पर अटैक किया था तो उसकी गार्डियन स्पिरिट तब भी बाहर नहीं आई थी। अब सूचू उसे पकड़कर नीचे उतार देता है और साओ वहाँ से भाग जाता है। अब वो ज़ॉम्बीज़ शियालिंग के पास आ रहे थे और शियालिंग अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करने का ट्राई कर रही होती है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। अब ये तीनों दूर से खड़े हुए शियालिंग को देख रहे थे। लियांग अपने भाई से पूछता है कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। साओ कहता है तुम्हें मेरे पे भरोसा रखना होगा, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। यहाँ ज़ॉम्बीज़ ने शियालिंग पे अटैक कर दिया था और वो जैसे तैसे करके उनसे बच रही थी लेकिन तभी अचानक वो उसे पकड़ लेते हैं लेकिन तभी वो तीनों आकर इसे बचा लेते हैं। अब इन्हें समझ आ गया था कि इसकी गार्डियन स्पिरिट बाहर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो इसकी हार्ट चेन से बंधी हुई है। सैंटोंग शियालिंग से कहता है तुम्हें बिना अपनी गार्डियन स्पिरिट का इस्तेमाल किए अपनी हार्ट चेन को तोड़ना होगा और अगर तुम ये ट्रेनिंग करके करोगी तो लगभग इसमें 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। साओ कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दुश्मन हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भाई मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। अब येन लू के पास आकर कहता है हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, हमने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की। लू से मना कर देता है हमें ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं स्ट्रीट में कुछ ज़ॉम्बीज़
ज़ॉम्बीज एक ड्रम को लात मार रहे थे और इसके अंदर वही बुड्ढा था जिसने लू को लियांग के बारे में बताया था और दूर से कुछ बच्चे इसे देख रहे थे। अब लियांग भी वहाँ पर पहुँच गया था। ये लोग उसे देखकर पहचान गए थे कि ये पिछले जनरल का बेटा है। अब ज़ॉम्बीज भी उसको देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे और ज़ॉम्बीज को ऐसा लग रहा था कि इसके पास गार्डियन स्पिरिट है और अब ये नहीं बचने वाले। लेकिन लियांग कहता है तुम्हें मारने के लिए मुझे गार्डियन स्पिरिट की जरूरत नहीं है और वो काफी तेजी से इनको मारने लगता है। अब लियांग एक ज़ॉम्बी से कहता है जाओ लू को जाके बता दो जनरल साउ के बेटे अब वापस आ चुके हैं। और ये खबर पूरी रक्सासा स्ट्रीट में फैल जाती है और ये बात जब लू को पता लगती है तो वो ज़ॉम्बीज की पूरी सेना को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन लियांग उन्हें काफी आसानी से हरा देता है। लू को ये देखकर अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि लियांग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। लियांग कहता है इन्हें मारना तो मेरे बाएं हाथ का काम था लेकिन मेरा असली टारगेट तुम हो। लू कहता है हाँ एविल स्पिरिट को मारना काफी ज्यादा आसान रहता है लेकिन तुम मेरी गार्डियन स्पिरिट के सामने नहीं टिक पाओगे। अब लू येन को बाहर बुला लेता है। वहीं साओ भी पहुंच जाता है। लियांग तुमने बहुत कुछ कर लिया अब मेरी बारी है। अब लू ने देखकर काफी ज्यादा शौक था आखिरकार इतनी जल्दी ये दोनों भाई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। और येन धीरे से बोलता है अबे नल्ले अब तो तेरी भी फटेगी तुझे बोला था प्रैक्टिस के लिए। अब लू येन से उनके ऊपर अटैक करा देता है और यूजिन बीच में आकर उसे रोक लेता है और यूजिन अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लू को समझ नहीं आता कि साओ ने बिना जेस्चर के अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर कैसे समन करा। लेकिन साओ से कहता है अबे नल्ले ये सब तुम्हारे जैसों के लिए है और तुम यहाँ के जनरल बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। लेकिन लू कहता है मुझे स्पिरिट वर्ल्ड ने यहाँ का जनरल बनाया है। लेकिन साओ गुस्से में उसे कहता है मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये स्ट्रीट हमेशा से मेरी फैमिली की थी और तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये ऐसे ही आपस में फाइट करने लगते हैं। अब लियांग एक छोटा सा फ्लावर लेकर उस लड़की की ग्रेव के पास जाता है। अब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ लेकिन मुझे अभी भी नहीं रुकना, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अब साओ ने लू को हरा दिया था तो इसलिए उसकी गार्डियन स्पिरिट भी हार चुकी थी। अब साओ उसे रक्सासा स्ट्रीट छोड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ की सारी स्पिरिट ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि लू जो उन्हें परेशान करता था अब वो यहाँ से जाने वाला है। अब लू को ये समझ नहीं आता कि पिछले 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों भाई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। येन अपने मास्टर से कहता है पिछले 4 सालों में हमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन लू उसे चुप रहने के लिए कहता है इन दोनों भाइयों को रक्सासा स्ट्रीट के सीक्रेट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब साओ और लियांग उस बड़े से पेड़ के पास आ गए थे और वो अपनी पुरानी बातों को याद कर ही रहे थे। लेकिन लू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो दोनों भाई उसे देखकर कहते हैं अबे भूतनी के तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे तो हमने यहाँ से जाने के लिए कहा था। लू कहता है मैं यहाँ का जनरल हूँ तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाला और हाँ तुम्हें मुझसे एक और बार फाइट करनी होगी। लेकिन इस बार लियांग उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है और साओ भी इस पर मान गया था। अब लू गुस्से में ये कहता है तुम इस जगह को अपना घर कहते हो लेकिन रक्सासा स्ट्रीट का असली खजाना है ये पेड़। और फिर वो एक टहनी तोड़कर उसे खाने लगता है और इसे खाने के बाद लू की साइकिक पावर काफी गुना बढ़ जाती है। अब साओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यूजिन कहता है शायद लू को इस पेड़ के सीक्रेट के बारे में पता है। लू कहता है ये एक स्पेशल टाइप का पेड़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बचा है और ये इन्वायरमेंट का ऑरा यूज करके खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अगर कोई गार्डियन स्पिरिट वाला इंसान उस एनर्जी को कंज्यूम करे तो उसकी साइकिक पावर काफी गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए मैं यहाँ का जनरल बना क्योंकि जब तक ये पेड़ यहाँ पर रहेगा तो कोई भी मुझे नहीं हरा पाएगा। और अब वो येन को बाहर बुला लेता है जो कि पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और वो इन लोगों पर अटैक कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंटोंग साओ से ये कह रहा होता है शेलिंग की हार्ट चेन तोड़ने का एक ही तरीका है, हमें उसे मैजिकल ट्री की एक टहनी खिलानी होगी, इससे उसकी साइकिक पावर बढ़ जाएगी और वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को भी समन कर पाएगी। लेकिन साओ ऐसा करने से मना करता है। सैंटोंग कहता है तुम डरो मत, मैं कांस्टेबल को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। साओ कहता है मैं उससे नहीं डर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रीट मेरी फैमिली से बिलोंग करती है और मैं चाहूँ तो मैं उसे वो टहनी खाने दे सकता हूँ। सैंटोंग अब उसे समझाने लगता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अटैक कर सकता है। अब शियालिंग भी नीचे आ गई थी और वो पूछती है तुम लोग किस पेड़ के बारे में बात कर रहे हो, जिसके बाद ये लोग उसे उस पेड़ के पास ले आए थे। ये ट्री स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का बॉर्डर है और इसकी टहनियों में काफी ज्यादा मैजिकल पावर बसती है। अगर तुम इसकी एक टहनी भी खा लेती हो तो तुम्हारी साइकिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। शियालिंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि फिर उसे साओ की बेकार ट्रेनिंग नहीं करनी होगी, पर साओ उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब शियालिंग उस पर चिल्लाने लगती है जिसके बाद दोनों ही ये लड़ने लगते हैं। साओ कहता है तुम्हें हर बार एक शॉर्टकट चाहिए ताकि तुम अपनी पावर को पा सको। शिया कहती है क्या ही हो जाएगा,
अगर मैं एक टहनी खा लूंगी तो मैं अपने गार्डियन स्पिरिट को अवेकन कर लूंगी। साओ कहता है हाँ होगा तो कुछ नहीं, तुम अपने गार्डियन स्पिरिट को अवेकन कर लोगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए भेदभाव होगा जो कि अभी तक अपने गार्डियन स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाए और अब भी वो काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि ये लियांग की बात कर रहा है। फिर अगले सीन में हम साओ और लियांग को एक रूम में देखते हैं। साओ अभी भी लू को याद कर रहा था जिसने बचपन में उस पेड़ की टहनी खा ली थी। अब लियांग अपने भाई से कहने लगता है हर एक चीज की ब्राइट साइड और डार्क साइड होती है और मुझे शियालिंग पे पूरा भरोसा है, वो उस टहनी को खाने के बाद अपनी साइकिक पावर को कंट्रोल कर लेगी। अब शियालिंग को हम बाहर देखते हैं। सैंटोंग इसके पास आ गया था। शियालिंग कहती है मैं अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर फील करती हूँ, अब मेरा अपने ऊपर से भरोसा उड़ गया है क्योंकि जब भी कोई फाइट होती है तो सबसे पहले मैं ही पीछे हटती हूँ। और सैंटोंग उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। अब वो उस बड़े से ट्री के पास आ गई थी और वो साओ की बात याद करने लगती है। साओ ने कहा था कि तुम हमेशा शॉर्टकट ढूंढती रहती हो। वो कहती है मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसे मेरे स्ट्रगल के बारे में नहीं पता। ये कहकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है और साथ ही हमें इसके लाइफ के फ्लैशबैक दिखाए जा रहे होते हैं कि कैसे उसे ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिली और सैंटोंग की वजह से वो राक्षसा स्ट्रीट में आकर फंस गई और उसे साओ की भी कुछ बातें याद आती हैं। जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और उसे शॉर्टकट वाली बात भी याद आती है और जब वो टहनी को तोड़ रही होती है तो उसे ये काफी ज्यादा गलत लग रहा होता है, इसलिए वो इसे ना खाने का डिसाइड करती है। अब लियांग और साओ दूर से ये देख रहे होते हैं। उन्हें ये देखकर काफी खुशी होती है कि शियालिंग ने अपने ऊपर भरोसा किया। शियालिंग कहती है मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगी। मुझे 2 महीने लगे थे अपनी साइकिक पावर को फील करने में, लेकिन मैं आगे और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करूंगी ताकि मैं अपने गार्डियन स्पिरिट को समन कर सकूं। फिर हम साओ को देखते हैं जिसे अचानक से कुछ काफी बुरा फील होता है। अब राक्षसा स्ट्रीट में अजीब सी चीजें होने लगती है, सारी तरफ अंधेरा फैलने लगता है। अब ये लोग घर के बाहर आ गए थे। सैंटोंग कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये चीज इतनी जल्दी होगी। अब आसमान में एक पोर्टल खुलने लगता है जो कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने खोला था और वो अपने रोबोट्स को शियालिंग को पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू पेड़ की टहनी खाने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। अब साओ और यूजिन भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। साओ से कहता है ये पावर तुम्हें पेड़ की टहनी खाने के बाद मिली है तो तुम इस पे इतना घमंड मत करो। लू कहता है मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूंगा और वो यन से उनके ऊपर अटैक करवा देता है। अब यन इन लोगों पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और साओ उसके सामने नहीं टिक पाता और वो नीचे गिर जाता है। अब लू साओ को मारने लगता है तुम तो कह रहे थे तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो चलो अब मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ। अब साओ दोबारा खड़ा हो रहा होता है। लू उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था लेकिन लियांग आकर उसकी एक जोरदार किक मारता है। यन लू को बचाने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है वो लोग यहाँ से भाग चुके थे। अब यूजिन इन दोनों को उठाकर राक्षसा स्ट्रीट के बाहर लेकर जा रहा था। लियांग अपने भाई से कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मुझसे पहले तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर हम लू को देखते हैं जिसे एक भी स्क्रैच नहीं आया होता। वो यन से कहता है उन दोनों भाइयों को ढूंढो और उनको खत्म कर दो और अब ये राक्षसा स्ट्रीट एक नर्क बनेगी और मैं यहाँ की सारी इविल स्पिरिट्स को ये टहनी खिलाऊंगा। यन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये टहनी खाने से इविल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, इसलिए हमें उन्हें कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन लू को ऐसा नहीं लगता, जिसके बाद वो सारी इविल स्पिरिट्स को वो पेड़ की टहनी खिला देता है। अब ये दोनों भाई राक्षसा स्ट्रीट के गेट के पास पहुंचने वाले थे। लियांग कहता है हम ऐसे कब तक भागते रहेंगे, लू अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में भी आ सकता है। यूजिन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आएगा क्योंकि ये स्पिरिट वर्ल्ड के रूल के खिलाफ है। और ये गेट के पास पहुंचने ही वाले थे लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और अचानक से एक इविल स्पिरिट इनके सामने आ जाती है जिसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इसने भी वो पेड़ की टहनी खाई है। अब लियांग उस पर अटैक कर देता है लेकिन इविल स्पिरिट उसे रुका लेती है, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट अब इस पे अटैक करने वाली थी लेकिन बीच में यूजिन आकर उसको खत्म कर देता है। अब ये लोग ये समझ गए थे लू ने इन सारी इविल स्पिरिट को वो पेड़ की टहनी खिलाई है जिससे ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और वो यहाँ की नॉर्मल इविल स्पिरिट को भी मार रहे हैं। अब साओ लियांग को यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन लियांग अभी भी उस लड़की को याद कर रहा होता है जिसने उसका साथ दिया था और कैसे वो यहाँ पर मर गई थी और वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और वो अपने भाई से कहता है आज से तुम मेरे भाई नहीं हो और मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है। और वो अपने भाई से कहता है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, मैं यहाँ पर रुक कर यहाँ के नॉर्मल स्पिरिट को बचाऊंगा। और वो अपने भाई को काफी कुछ सुनाने लगता है तुम एक अच्छे भाई नहीं हो, तुम भी बिल्कुल लू जैसे हो जिनके पास भी गार्डियन स्पिरिट होती है वो सारे एक जैसे होते हैं, उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं होती, सारे लोग मतलब
भी हैं। अब साओ लू को एक थप्पड़ मारता है और वो अपने भाई को उठाकर गेट की तरफ जाने लगता है। लियांग यहाँ पे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ के लोगों की मदद करनी है। लेकिन साओ उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने डैड की बात याद आती है। तुम्हें हमेशा अपने भाई का ध्यान रखना होगा, साथ ही इस राक्षसा स्ट्रीट का भी, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब वो लियांग को उठाकर अकेले बाहर फेंक देता है और फेंकते टाइम वो ये भी कहता है, इस स्ट्रीट को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं, और बाहर ध्यान से रहना। और यहाँ पे इवल स्पिरिट इनकी तरफ बढ़ रही थी। साओ यूजिन से कहता है, चलो अब अपने घर को वापस लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे रोबोट्स राक्षसा स्ट्रीट में आ गए थे। लियांग और शियालिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने यहाँ के बॉर्डर को कैसे तोड़ा। साओ सूचू को बाहर निकाल कर कहता है, तुम बॉर्डर को ठीक करो और मैं इन रोबोट्स को संभालता हूँ। लियांग भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन साओ उसे मना कर देता है, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा ताकि तुम शियालिंग को प्रोटेक्ट कर सको। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल गए थे। साओ रोबोट्स को मारने लगता है और सूचू भी उसका साथ दे रहा था। ऐसे ही ये इनको मारते हुए बॉर्डर के पास बढ़ रहे थे। अब साओ उसी स्ट्रीट का नाम पड़ता है जहाँ से किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने पोर्टल को ओपन किया है। वो सोचता है, आखिरकार इस स्ट्रीट का बेवकूफ जनरल क्या कर रहा है। अब दूसरी तरफ भी एक पोर्टल खुल गया था। साओ सूचू से कहता है, तुम वहाँ पर जाओ, उस पोर्टल को बंद करो और यहाँ पर मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। अब सैंटोंग ये देखकर कहता है, ये हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। शिया सैंटोंग से उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लियांग उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, साओ इन रोबोट्स को आसानी से संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और पोर्टल खुल जाता है। अब ये देखकर सभी लोग शॉक थे, किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर ये सब कैसे कर रहा है। शियालिंग फिर से सैंटोंग से उसकी मदद करने के लिए कहती है। सैंटोंग कहता है, उसने मेरी मदद नहीं मांगी तो मैं उसकी मदद करने क्यों जाऊँ। शियालिंग कहती है, मुझे भी गार्डियन स्पिरिट नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर सैंटोंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। यहाँ पे साओ अपने काफी खतरनाक मूव को यूज करता है, जिससे निकलने वाली फ्लेम सारे ही रोबोट्स को जला देती है और वो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को काफी गुस्से से देखता है। लेकिन भाई ये ओनर अपने रोबोट्स को ऑर्डर देके यहाँ से चला जाता है। अब शियालिंग को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, कहीं ये लोग उनसे हार न जाए। और लियांग यहाँ पे ये नोटिस कर रहा था कि अब तक 3 पोर्टल ओपन हो चुके हैं और चौथा पोर्टल यहीं पे ओपन होने वाला है। जिसके बाद लियांग अपने रोबोट को भी बाहर निकाल लेता है। वो सोच रहा था, अगर एनिमी के आने से पहले ही हम एक ट्रैप बना दें तो हम उससे बच सकते हैं। अब लियांग की प्रेडिक्शन के हिसाब से एक पोर्टल उनके घर के सामने बनता है। लियांग अपने रोबोट के साथ मिलकर एक काफी खतरनाक मूव यानी कि स्पेयर फ्लावर का यूज करता है, जिससे वो रोबोट्स पोर्टल के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इधर साओ ने भी सारे रोबोट्स को मार दिया था। शियालिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, इन लोगों ने मिलकर सारे रोबोट को मार डाला। लियांग अब उसके पास आकर कहता है, हम सब ने मिलकर उन रोबोट्स को मार डाला और तुम चिंता मत करो, अगर वो फिर से आए तो हम फिर से तुम्हें बचाएंगे। शियालिंग सोचती है, आखिरकार कब तक, क्योंकि मेरे पास खुद की गार्डियन स्पिरिट है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों पर बोझ बन रही हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। साओ कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और ऊपर से तुमने एक दिन भी ठीक से ट्रेनिंग नहीं की, और साथ में जो तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट है वो भी हार्ड चेन से बंधी हुई है, जिसकी वजह से तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो। तुम्हारी हालत बिल्कुल एक बुढ़िया जैसी है। ये सुनकर शियालिंग उस पर भड़क जाती है, आखिरकार इसने मुझे बुढ़िया कैसे कहा। ये देखकर सैंटोंग कहता है, लो भाई मियाँ बीवी का लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। वो दोनों उसे देखते हुए कहते हैं, अरे ओए हम कपल नहीं है। सैंटोंग कहता है, वो रोबोट्स तो चले गए लेकिन उनके पोर्टल्स अभी भी ओपन है। और साओ को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस स्ट्रीट से ये पोर्टल ओपन हुए हैं आखिरकार उन स्ट्रीट्स के जनरल कहाँ गए। सैंटोंग कहता है, जरूर कुछ खतरनाक होने वाला है, मुझे जाके चेक करना होगा। जैसे सैंटोंग उन पोर्टल के अंदर जाता है वो अब ग्लो करने लग जाते हैं, जिसमें से एक लेजर निकलती है जो कि शियालिंग पे गिरने ही वाली थी, लेकिन साओ उसे बचा लेता है। लियांग उन्हें देखकर कहता है, अरे ओए दोनों साइड हटो यहाँ से। अब जो लेजर शियालिंग पे गिरी थी उसमें से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसके 3 सर थे। सूचू उसे देखकर कहता है, इसकी साइकिक पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इससे संभल कर रहना होगा। जिसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब लियांग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, उसके भाई ने उसको बाहर निकाल दिया लेकिन खुद वहाँ पर रुक गया। अब अंदर हम साओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा वीक पड़ चुका था और वह इविल स्पिरिट के एक ही बार में नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे इस चीज की खुशी थी कि उसका भाई यहाँ से निकल चुका है। अब लियांग राक्षसा स्ट्रीट में दोबारा जाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार ट्राई करके भी थक चुका था और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो खुद यहाँ पर है और पता नहीं अंदर उसके भाई के साथ क्या हो रहा होगा। फिर से हम साओ को देखते हैं जिसे अपने डैड की बात याद आ गई थी और वो दोबारा से जोश में आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में इविल स्पिरिट उसे मार के पकड़ लेती है। और बाहर लियांग भी अपने भाई की काफी ज्यादा चिंता कर रहा था और यहाँ पे इविल स्पिरिट ने
साओ को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो उसे पकड़ के लू के सामने ले आते हैं। अब लू उससे काफी बुरी तरीके से मारता है। एक इविल स्पिरिट लू से ये कहती है, हमें इसका छोटा भाई नहीं मिल रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। लू को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस इविल स्पिरिट को वहीं पर खत्म कर देता है। अब लू साओ से पूछने लगता है, बताओ तुम्हारा भाई कहाँ पर है, लेकिन साओ कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद लू उसे दोबारा से मारने लगता है। लेकिन तभी येन उसे रुकाते हुए कहता है, आप रुक जाइए, ये मैटर मैं संभालता हूँ। अब येन साओ को मारने लगता है और वो उससे उसके भाई के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन साओ यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर लू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आखिर ऐसा क्या है जो कि ये अपने भाई के बारे में नहीं बता रहा है। लू साओ से कहता है, अगर तुमने मुझे अपने भाई के बारे में बता दिया तो शायद तुम उसे जिंदा देख पाओगे, लेकिन अगर मैंने उसे ढूंढा तो तुम उसे जिंदा नहीं देख पाओगे। साओ से कहता है, मेरा भाई तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं मिलेगा। लू अब ये समझ जाता है कि उसका भाई राक्षसा स्ट्रीट में नहीं है, तो वो सारी अपनी इविल स्पिरिट को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए कहता है, लेकिन येन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये चीजें रूल के खिलाफ है। लेकिन भाई लू की काफी ज्यादा सनक चुकी थी, तो वो कोई भी रूल नहीं मानता। फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि अभी भी राक्षसा स्ट्रीट के गेट के बाहर होता है। तभी उसे कुछ फील होता है और एक इविल स्पिरिट उसके सामने होती है जो कि वो देख नहीं पाता। अब वो इविल स्पिरिट लियांग को मारने लगती है, जिससे लियांग का खून भी निकलने लगता है। ये देखकर लियांग को एक आइडिया आता है और वो कुछ खून उस इविल स्पिरिट पे डाल देता है, जिससे उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये इविल स्पिरिट ही है। अब लियांग ये समझ गया था कि लू ने ही इन्हें यहाँ पर भेजा है इसे वापस लाने के लिए। इसे भी एक आइडिया आता है कि वो इनकी मदद से राक्षसा स्ट्रीट वापस जा सकता है, लेकिन यहाँ पर काफी सारी इविल स्पिरिट आई होती हैं। अब सारी स्पिरिट मिलकर उसे मारने लगती हैं। लियांग को एक आइडिया आता है जिससे वो इन्हें देख पाएगा, तो वो एक पंप की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो स्पिरिट्स अभी भी इसे मार रही थी और अब वो इस पंप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो इन इविल स्पिरिट को अब देख पा रहा था। लेकिन जब वो उनसे लड़ने के लिए जाता है वो इनके सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि पेड़ की टहनी खाने के बाद इन इविल स्पिरिट की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उन सारी इविल स्पिरिट ने लियांग को घेर लिया था। और इस तरफ हमें लू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कहता है, जब मुझे दोनों भाई मिल जाएंगे तो फिर मैं उन्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। येन अब उससे कहता है, आपने पहले ही उन्हें काफी ज्यादा सबक सिखा दिया है, अब आप उनके साथ क्या करके रहोगे। लू कहता है, क्या तुम्हें उनके लिए बुरा लग रहा है। येन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो सिर्फ बच्चे हैं। लू उसे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए बचपन में हमारे साथ क्या बर्ताव हुआ था, तब से मैंने ये ठान लिया था कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तभी एक इविल स्पिरिट लू को आगे बताती है उसका छोटा भाई यहाँ पर वापस आ चुका है। ये सुनकर लू काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन ये इविल स्पिरिट काफी ज्यादा डरी हुई थी। और फिर हम लियांग को इविल स्पिरिट के साथ गेट पे देखते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। लियांग उन इविल स्पिरिट से लड़ता लड़ता काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो एक इविल स्पिरिट के सर पे बैठ के वापस राक्षसा स्ट्रीट में आ गया था। मतलब कि इविल स्पिरिट नहीं बल्कि लियांग उन्हें यहाँ पर लेकर आया है। जैसे साओ लियांग को देखता है उसके पीछे एक इविल स्पिरिट खड़ी होती है जो कि एकदम से नीचे गिर जाती है। अब लू ये देखकर काफी शौक होता है कि आखिरकार इसने ये कैसे किया। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियालिंग उस 3 सर वाले मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। पहले वो रोबोट्स और अब ये मॉन्स्टर अंदर कैसे आ रहे हैं। साओ कहता है, ये मॉन्स्टर खुद से यहाँ पर नहीं आ सकते, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। फिर हम सारे कांस्टेबल्स को देखते हैं जिनकी नजर शुरू से ही राक्षसा स्ट्रीट पे थी और उन लोगों ने ये भी देखा कैसे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने यहाँ पे कितनी ज्यादा तबाही मचाई है और ये लोग प्लान बना रहे थे कि वो जल्दी से उसको पकड़ेंगे। अब ये मॉन्स्टर राक्षसा स्ट्रीट में तबाही मचाने लगता है। जैसे ही वो एक लड़की पे अटैक करने वाला था, साओ आकर उसे बचा लेता है और सूचू उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। साओ जब उस लड़की को देखता है उन्हें सिस्टर की याद आने लगती है जिसे उन्हें बचपन में ही खो दिया था। लियांग शियालिंग को ये बताने लगता है, मेरे भाई का जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, राक्षसा स्ट्रीट और यहाँ पे रहने वाले स्पिरिट को बचाना, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब साओ और सोचू मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। यहाँ की सारी स्पिरिट्स काफी ज्यादा डरी हुई थी। एक स्पिरिट इवल स्पिरिट में कन्वर्ट होके एक लड़की पे अटैक करने वाली थी, लेकिन साओ आकर उसे बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था, जिससे नॉर्मल स्पिरिट्स इवल स्पिरिट में कन्वर्ट हो रही थी। साओ इसे देखकर समझ जाता है कि इसे इस मॉन्स्टर को कहीं और लेकर जाना होगा, वरना यहाँ के सारे स्पिरिट इवल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब साओ यहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और सूचू से कहता है अब वक्त आ चुका है, और वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागता हुआ पोर्टल में एंटर कर जाता है। और ये सारा कुछ दूर से खड़ा हुआ कोई देख रहा होता है। शियालिंग उस पोर्टल को देखकर अब घबराने लगती है। लियांग कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, साओ सभी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को दूसरी जगह पे
ले गया है। और तभी अचानक उन पे एक अटैक होता है। लियांग उसे डॉज कर लेता है और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने किया होता है। अब इनको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। लियांग उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। वो बंदा कहता है मैं यहाँ पर शियालिंग को लेने के लिए आया हूँ और हाँ वैसे इसके पास गार्डियन स्पिरिट है लेकिन मैं इसके अंदर जीरो साइकिक पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। अब ये दोनों भी इसकी बात से समझ गए थे ये किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है और अभी तक जो भी कुछ हो रहा है वो सारा कुछ यही करवा रहा था। अब वो ये बताने लगता है आखिरकार वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसने यहाँ पे पहुँचने से पहले बाकी की स्ट्रीट्स पे कब्जा किया क्योंकि दो स्ट्रीट के बीच का जो बॉर्डर होता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। इसी वजह से आज वो यहाँ पर खड़ा है। लियांग कहता है चाहे तुम कोई भी हो लेकिन मैं तुम्हें शियालिंग या राक्षसा स्ट्रीट को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। अब ये ओनर हंसने लगता है ये छोटा सा बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन हाँ तुम्हारे भाई की बात थोड़ी अलग है। वो बाकी के जनरल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन्हें मैंने पहले ही मार दिया। यानी कि इस बंदे ने पहले उन जनरल्स को मारा तभी वो यहाँ तक पहुँच सका। ये सुनकर लियांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कांस्टेबल्स भी ये सारी बातें सुन रहे थे और इस बार इस ओनर ने सारी हदें पार कर दी हैं। तभी एक कांस्टेबल ये कहता है हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए सैंटोंग वहाँ पे सारा कुछ संभाल लेगा। तब एक फीमेल कांस्टेबल ये कहती है सैंटोंग जिसका 3 महीने से आता पता नहीं है वो इसमें क्या करेगा। मतलब इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि सैंटोंग के साथ जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। फिर हमें दूसरे स्ट्रीट के जनरल जो को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। सैंटोंग भी यहाँ पर आ गया था। जो उसे सारा कुछ बताने लगता है कैसे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने यहाँ पर हमला करके राक्षसा स्ट्रीट में जाने के लिए एक पोर्टल ओपन किया और ऐसा ही उसने काफी सारी स्ट्रीट्स में किया है। और वो सैंटोंग को ये सारी इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल तक पहुँचाने के लिए कहता है लेकिन सैंटोंग इस पे मना कर देता है नहीं ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे और भी काफी जरूरी काम है। अब साओ उस मॉन्स्टर को दूसरी जगह पे ले आया था और वो मॉन्स्टर साओ पे अटैक कर देता है लेकिन सूचू उसे बचा लेता है और यहाँ पे लियांग उस ओनर के साथ फाइट करने के लिए तैयार था। ओनर उससे कहता है क्या अब तुम वही घटिया सा मूव करने के लिए तैयार हो। लियांग उससे कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं वो मूव परफॉर्म करने वाला हूँ। इससे ये ओनर समझ जाता है कि लियांग उस मूव को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लियांग अभी पैदा नहीं हुआ था और उसके डैड उन दोनों का नाम एक लकड़ी पर लिख रहे थे और उनको पूरा यकीन था कि साओ उनके जाने के बाद अपने भाई और राक्षसा स्ट्रीट का सही से ध्यान रखेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। साओ अपने भाई से पूछता है तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। लियांग कहता है तुम कमजोर बनने का नाटक मत करो तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं हरा सकता। अब लियांग लू को चैलेंज कर देता है। लू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर आए हो तो ऐसा सोचना तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि अभी तक मैंने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई। लियांग लू पे अटैक कर देता है लेकिन लू उसके अटैक से काफी आसानी से बच रहा था और वो लियांग से कहता है तुम एक गार्डियन स्पिरिट वाले इंसान के सामने नहीं टिक सकते और ऊपर से मैंने वो पेड़ की टहनी खा ली है जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ तक कि अब तुम्हारा भाई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। और वो लियांग को काफी ज्यादा मारता है और मारकर साओ की तरफ फेंक देता है। साओ उसे उठाने की ट्राई करता है। लियांग थोड़ी देर में खड़ा हो भी जाता है और लू को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जिसके बाद ये दोनों भाई आपस में झगड़ने लग जाते हैं। साओ कहता है मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा था और तुम यहाँ पर वापस आ गए। लियांग कहता है मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम मेरे लिए ये करो और ये आपस में झगड़ने लगते हैं। उनकी बकबक सुनकर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है जिसके बाद वो दोनों भाई इस पे अटैक कर देते हैं। लियांग उसकी एक जोरदार किक मारता है। ये देखकर लू को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी साइकिक पावर एक्टिवेट करके लियांग पे अटैक कर देता है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं बड़ों के आगे चुप रहते हैं। ओ जरा मुझे माफ करना तुम्हारे पेरेंट्स तो है ही नहीं। ये सुनकर दोनों भाइयों को गुस्सा आता है। अब दोनों भाई फिर से उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो लोग लू की पावर के सामने नहीं टिक पाते। लेकिन लियांग अब भी हार नहीं मानता और वो लू को कहने लगता है तुम जैसे लोग काफी ज्यादा कमजोर होते हो और तुम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरे लोगों को ऐसे परेशान करते हो ताकि तुम्हारी कमजोरी उनके सामने नहीं आए। अब लू से पकड़ लेता है तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अगर तुझे अपनी पावर दिखानी ही है तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अब तुझे अपने भाई को हराना होगा जिसके पास एक गार्डियन स्पिरिट है। ये सुनकर लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यन ये समझ गया था कि लू लियांग की साओ से रिलेटेड सारी मेमोरी मिटाने वाला है और लू भी उससे कहता है मैं तुम्हारी मेमोरी मिटा दूंगा और तुम्हें बस इतना याद रहेगा साओ तुम्हारा एक दुश्मन है और जब तुम उसे खत्म कर दोगे मैं तुम्हारी मेमोरी वापस ला दूंगा ताकि तुम्हें इस चीज का पछतावा हो कि तुमने अपने भाई को मार दिया। ये बात सुनकर दोनों भाई काफी
काफी ज्यादा सहम जाते हैं। साओ ये सब रोकने के लिए यूजिन को बाहर बुलाता है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कमजोर था। अब लू लियांग की मेमोरी मिटा देता है। अब लियांग सारा कुछ भूल गया था और लू उसे भड़काने लगता है। साओ तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है और तुम्हें इसे जान से मारना है। साओ उसे समझाने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये सब झूठ बोल रहा है। अब लियांग एक चाकू से अपने भाई पे अटैक करने लगता है। साओ भी उससे फाइट कर रहा था और वो अपने भाई को सारा कुछ याद दिलाने का ट्राई कर रहा होता है। और इधर यन और यूजिन फाइट कर रहे थे। यूजिन यन के सामने नहीं टिक पाता तो लू उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। अब यन यूजिन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन यूजिन नहीं रुकता तो यन उस पे तीरों से अटैक करने लगता है। लेकिन यूजिन साओ की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, पर एक पॉइंट पर आकर वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। अब लियांग साओ पे भारी पड़ रहा था क्योंकि साओ उस पे कोई भी अटैक नहीं करता। जिसके बाद लियांग एक चाकू उठाकर अपने भाई को मारने ही वाला था, लेकिन किसी रीजन से वो यहाँ पर रुक जाता है। लू उसे दोबारा से भड़काने की ट्राई करता है और वो रोता हुआ साओ से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो और मैं तुम्हें मारना क्यों चाहता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साओ सूचू के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था। तो साओ सूचू से कहता है हमें इस पे दोनों साइड से अटैक करना होगा ताकि हम इसकी वीकनेस जान सके। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन सूचू मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस जाता है। अब मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन साओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको बचा लेता है। इधर हम लियांग और उसके रोबोट को जख्मी हालत में देखते हैं, यानी कि ये बंदा इन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। अब लियांग शियालिंग को छुपने के लिए कहता है तुम अपना ध्यान रखो, ये सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। अब लियांग उस ओनर पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा इससे काफी आसानी से बच जाता है। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर इन दोनों पे भारी पड़ रहा था। सोचो साओ को ये बताने लगता है जरूर इस मॉन्स्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, हम इतने टाइम से इससे फाइट कर रहे हैं लेकिन इस मॉन्स्टर ने एक बार भी अपनी आंख नहीं खोली और ऊपर से ये हमें सही से ट्रैक कर पा रहा है, भले ही हम इसके पीछे से अटैक क्यों ना करें। साओ कहता है वैसे है तो ये एक डॉगी और इसकी सूंघने और सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज है, इसी वजह से ये हमें ट्रैक कर पा रहा है। अब सोचो पूछता है तो हम इससे फाइट कैसे करेंगे। साओ बताने लगता है ये जो जगह है वो सही से नहीं बनी और यहाँ पर कई सारे पोर्टल खोले जा सकते हैं जिससे हम अलग अलग स्ट्रीट में जा सकते हैं और हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे इसको मारने के लिए। अब सोचू सारा प्लान समझ गया था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाने लगता है और साओ पीछे से उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है। अब मॉन्स्टर सूचू पे अटैक करने वाला था, लेकिन सूचू एक पोर्टल में घुस गया था, जिसके बाद साओ भी उस पर अटैक करके एक पोर्टल में घुस जाता है और फिर वो दूसरे पोर्टल से ही उस मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा था और ऐसे ये दोनों मिलकर एक के बाद एक उस पे अटैक कर रहे थे। लेकिन इससे इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये काफी तेजी से अपने जख्मों को हील कर रहा था। जिसके बाद ये लोग समझ गए थे ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि किसी का गार्डियन स्पिरिट है, जो कि अपने मास्टर की साइकिक पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर रहा है। साओ कहता है पहले हमें इसके मास्टर को ही खत्म करना होगा, तभी जाके ये खत्म हो सकता है। और यहाँ पे लियांग का रोबोट खराब हो चुका था, जिसके बाद ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। ये ओनर काफी ज्यादा तेज था, तो इसलिए लियांग उसके सामने नहीं टिक पाता। शियालिंग उसे मार खाता हुआ देखकर पेड़ की टहनी खाने का सोचती है, लेकिन बाद में वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देती है। जब लियांग की हालत पिटते पिटते काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो शियालिंग को पेड़ की एक छोटी सी टहनी खाने के लिए कहता है। शियालिंग जल्दी से पेड़ के पास जाती है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि अगर साओ को पता लगा तो वो इस पे काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और वो लियांग को सारा कुछ संभालने के लिए कहती है। और अब वो पेड़ के एक छोटे से हिस्से को खा लेती है, जिससे शियालिंग की साइकिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी का इस्तेमाल करके उसकी गार्डियन स्पिरिट अपने आप को उसकी हार्ट चेन से आजाद करवा लेती है। अब ओनर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, तभी वहाँ पे एक तेजी से तूफान आता है, जिससे शियालिंग और लियांग काफी दूर जाके गिरते हैं। शियालिंग लियांग से पूछती है क्या मैंने कर दिया। लियांग कहता है हाँ तुम सफल रही। फिर हम शियालिंग के गार्डियन स्पिरिट को देखते हैं और ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लियांग शियालिंग से कहता है तुम्हारे गार्डियन स्पिरिट की हालत देखने में सही नहीं लग रही है, और भाई वो ओनर इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट मुंह से लेजर निकालने लगती है। ये देखकर लियांग शियालिंग से कहता है हमें जल्दी से कोई न कोई रास्ता निकालना होगा, अगर इसने पेड़ पे अटैक कर दिया तो ये पेड़ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जिसका डर था वो ही होता है। शियालिंग के गार्डियन स्पिरिट पे पेड़ के पीछे से कोई अटैक कर देता है तो वो भी बदले में उस पर अटैक करता है, जिससे ये पूरा पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये अटैक उसी ओनर ने किया होता है। अब वो पेड़ टूटने के बाद वहाँ से काफी तेज लाइट निकलने लगती है, जिसमें राक्षसा स्ट्रीट की सारी स्पिरिट खींची चली जा रही थी। अब वो ओनर ये कहने लगता है ये ट्री ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का एक बॉर्डर था, क्योंकि अब ये नहीं रहा तो सारी स्पिरिट ह्यूमन वर्ल्ड में खींची जा रही हैं। ये सुनकर शियालिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि खुद भी ह्यूमन वर्ल्ड
वर्ल्ड में खींचा जा रहा था। और शियालिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि इससे हमें ये तो पता लग गया था कि लियांग खुद भी एक स्पिरिट है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इसमें ऐसे ही पास्ट प्रेजेंट दिखाया जा रहा है ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए और आप कनेक्टेड रहो। लियांग यूजिन से पूछता है, तुम्हारे पास जो ये बॉक्स रखा है इसमें क्या है? वो कहता है, इसके अंदर काफी खतरनाक वेपन है जो कि सिर्फ वॉरियर बॉडी वाले को ही दिया जा सकता है। लियांग पूछता है, ये वॉरियर बॉडी क्या है? और वॉरियर बॉडी उसे कहा जाता है जिसके पास एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट्स होती हैं। यहाँ पे लियांग अपने भाई को चाकू मारने से रुक जाता है और वो साओ से पूछता है, तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ? साओ कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और ये बंदा तुम्हें भड़का रहा है। अब साओ लियांग को सारा कुछ समझाने लगता है, तुम मेरे भाई थे, बचपन से मैंने तुम्हें पाला है, हमने एक साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और हमने काफी कुछ सहा है। और हाँ, बचपन में तुम मेरा हाथ पकड़ के सोया करते थे। जिसके बाद लियांग उसका दोबारा से हाथ पकड़ने लगता है, उसे भाई कहकर पुकारता है। अब लियांग को सारा कुछ याद आने ही वाला था, तभी लू आकर उसका हाथ थोड़ा सा आगे कर देता है, जिससे साओ को वो चाकू लग जाता है और लू उसे कांग्रेचुलेट करता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने अपने भाई को मार डाला। अब लियांग साओ से कहता है, मैं तुमसे काफी ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें मारते हुए मुझे रोना क्यों आ रहा है। अब लियांग को हम उसके माइंड में देखते हैं और साओ ने उसे जो भी कहा था वो सारा कुछ याद करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी वहाँ पे एक सॉन्ग प्ले होने लगता है जो कि बचपन में साओ उसे सुनाया करता था। तभी लियांग को वहाँ पर एक उंगली दिखाई देती है, जैसे वो उसको पकड़ता है उसको सारी मेमोरी याद आने लगती है। अब साओ लियांग से ये कह रहा था, मुझे माफ करना, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इतना कहते ही वो यहाँ पर मर जाता है। ये देखकर लियांग काफी तेज तेज रोने लगता है। लू उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो लू उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन राक्षसा स्ट्रीट के आसमानों में तेज तेज कुछ हलचल होने लगती है और एक जोरदार बिजली लियांग पे गिरती है, जिसे देखकर यूजिन ये कहता है, लियांग के पास बचपन से ही कोई साइकिक पावर नहीं थी और ना ही हम उसे डिटेक्ट कर पाए। और अब मुझे समझ आ रहा है ऐसा क्यों था, क्योंकि लियांग की बॉडी एक स्पेशल टाइप की बॉडी है, यानी कि सॉलिड बॉडी, दूसरे शब्दों में कहें तो एक वॉरियर बॉडी। और इसके बारे में लू को भी कुछ नहीं पता होता। अब येन उसे बताने लगता है, एक नॉर्मल बंदे के पास सिर्फ एक ही गार्डियन स्पिरिट होती है, लेकिन वॉरियर बॉडी वाले बंदे के पास एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट होती है और उनकी साइकिक पावर भी काफी ज्यादा होती है। ये सुनकर लू की काफी ज्यादा फटने लगती है, अरे ये मैंने क्या कर लिया। अब यूजिन खड़ा होकर उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके बारे में लियांग ने शुरू में उससे पूछा था और इसके अंदर एक लेजेंडरी वेपन था। और यूजिन उस वेपन के बाहर आते ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और उसकी सील को तोड़ देता है। अब उस वेपन में से काफी सारी गार्डियन स्पिरिट्स बाहर आने लगती है, जिन्हें जर्नल कहा जाता है। अब वो ये देखकर हैरान थे कि यूजिन ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके उनको आजाद कराया। यूजिन उन्हें ये बताता है, यही लड़का साओ फैमिली का वंशज है। अब एक सूचो नाम की गार्डियन स्पिरिट यहाँ पे बाहर आ जाती है और वो यूजिन से ये वादा करती है कि वो मरते दम तक लियांग की रक्षा करेगा, लेकिन वो सारी गार्डियन स्पिरिट इसके लिए तैयार नहीं थी। यूजिन उन्हें समझाने लगता है, मैं इनकी फैमिली के साथ काफी टाइम से रहा हूँ और मुझे पता है कि लियांग एक काफी खतरनाक वॉरियर बनने वाला है। और इतना कहते ही वो खत्म हो जाता है और इन जनरल्स के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लियांग को फॉलो करने का वादा करते हैं, जिससे लियांग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद अब वो अपने भाई की बॉडी को साइड रख देता है और उस वेपन को उठा लेता है और लियांग की आंखें भी चमक रही थी। लू उसे देखकर कहता है, ये वॉरियर बॉडी कुछ नहीं होती और यन को उन पे अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन सोचू उसे एक बच्चे की तरह उठा लेता है। अब लियांग लू की तरफ बढ़ने लगता है और लू की काफी ज्यादा फट रही थी, जिसके बाद लियांग उसके एक जोरदार पंच मारता है। फिर हमें प्रेजेंट में साइलेंट बॉय को दिखाया जाता है जो कि डेड आइलैंड पे साओ से मिला था। इसके साथ यहाँ पर इसके 2 पहरेदार भी थे। अब ये पहरेदार ये बात कर रहे थे, जिस जगह से ये लाइट आ रही है वो जनरल साओ का इलाका है, यानी कि राक्षसा स्ट्रीट का जो बॉर्डर है वो टूट चुका है। अब सारे कांस्टेबल ये चीज देख रहे थे और वो कहते हैं कि इस चीज से स्पिरिट वर्ल्ड को भी खतरा हो सकता है, तो वो इसे रोकने के लिए हीरोज होल की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे राक्षसा स्ट्रीट में सारी स्पिरिट्स ह्यूमन वर्ल्ड में खींची जा रही थी। लियांग भी वहाँ पर जाने ही वाला था, लेकिन शियालिंग उसे बचा लेती है। लियांग उसे कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक स्पिरिट हूँ। शियालिंग कहती है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम्हें बचाना है। अब यहाँ पे साओ सूचू के साथ उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। ये एक प्लान बनाते हैं। सूचू उस मॉन्स्टर के बीच में एक घेरा बना देता है और साओ उसके ऊपर फायर से अटैक करता है।
है और वो मॉन्स्टर एक पोर्टल में गिर के गायब हो जाता है और तभी अचानक वहाँ पे अलग अलग पोर्टल खुलने लगते हैं। साओ राक्षसा स्ट्रीट से निकल रही लाइट को देखता है और वो समझ जाता है कि वो बॉर्डर टूट चुका है और उसे अपने भाई और शियालिंग की चिंता हो रही थी। यहाँ पे शियालिंग ने लियांग को पकड़ रखा होता है। लियांग कहता है ये सारा कुछ उस पेड़ के टूटने की वजह से हो रहा है, अब चाहकर भी कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। लियांग अब आगे जाने ही वाला था लेकिन शियालिंग उसे दोनों हाथों से पकड़ लेती है और यहाँ पे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट को उसके लिए काम करने के लिए कहता है। अब साओ राक्षसा स्ट्रीट में जाने के लिए एक से दूसरे पोर्टल में जंप कर रहा था, जिसके बाद वो एक रूम में आता है जहाँ पे सैंटोंग जमीन पर बैठा होता है। अब साओ उसे हाथ लगा के राक्षसा स्ट्रीट के बारे में कुछ पूछ रहा होता है लेकिन तभी सैंटोंग नीचे गिर जाता है, यानी कि वो मर चुका है और लगभग इसे मरे हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं और जमीन पे उसने कांस्टेबल्स के लिए कुछ मैसेज भी लिखा होता है। किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर सिर्फ अकेला नहीं है जो कि स्पिरिट वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता है, एक न्यू सीक्रेट फोर्स भी तैयार हो रही है और साओ समझ जाता है अभी तक जो सैंटोंग बनकर घूम रहा था दरअसल वो सैंटोंग नहीं बल्कि एक बहरूपिया था। यहाँ पे ओनर शियालिंग को नीचे गिराने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन शियालिंग उससे बच जाती है और उसके बाल खींचने लग जाती है। अब वो ओनर शियालिंग पे अपनी मैजिक से अटैक कर देता है और लियांग अब ह्यूमन वर्ल्ड में खींचा जा रहा था लेकिन तभी साओ आकर उसे बचा लेता है। मैं तुम्हें दोबारा नहीं मरने दे सकता। अब ये ओनर ये कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। जिसके बाद वो अपने मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर लेता है, यानी कि ये इसकी एक गार्डियन स्पिरिट है, जिसके बाद ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है और एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। जिसके बाद ये दोनों अब फाइट करने लगते हैं। साओ उस पे अपनी फायर से अटैक करता है लेकिन वो ओनर उस अटैक को शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट की तरफ डाइवर्ट कर देता है तो शियालिंग का गार्डियन स्पिरिट भी साओ पे अटैक कर देता है लेकिन तभी सूचू आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद सूचू अब उससे फाइट करने लगता है, वहीं साओ उस ओनर से फाइट कर रहा था। अब ओनर साओ पे भारी पड़ रहा था और वो उसे हार मानने के लिए कहता है लेकिन साओ ऐसा नहीं करता और वो एक और गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, यानी कि इसकी बॉडी एक वॉरियर बॉडी है और इसके पास काफी सारी गार्डियन स्पिरिट्स हैं। और हमें ये भी पता लगता है जो अभी साओ है वो बचपन का लियांग है और जो लियांग है वो बचपन वाला साओ है, यानी कि ये अपना नाम चेंज करके रह रहे हैं क्योंकि साओ तो बचपन में मर ही गया था। और हमें ये भी पता है कि लियांग के पास वॉरियर बॉडी थी, तो अब से हम साओ को लियांग बोलने वाले हैं और लियांग को साओ यानी कि करेक्ट नाम बोलेंगे। अब ओनर लियांग की न्यू गार्डियन स्पिरिट को देखकर डर जाता है। लियांग कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे से फाइट नहीं करेगी बल्कि ये शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट से फाइट करने के लिए आया है। और वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुमसे तो मैं ही फाइट करूंगा। और उसकी ये सुनकर काफी ज्यादा फट जाती है। लियांग के पास दो गार्डियन स्पिरिट होने के बावजूद भी वो इससे अकेला लड़ेगा और यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं सूचू और डियान शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट को पकड़ लेते हैं। अब ओनर लियांग पे अपना फाइनल अटैक करने वाला था, तभी डियान आकर उसे बचा लेता है और उसके एक जोरदार पंच मारता है जिससे ये ओनर अपनी गार्डियन स्पिरिट से अलग हो जाता है और इसकी काफी ज्यादा फट चुकी होती है जो कि इसके चेहरे से ही पता लग रहा होता है। लियांग कहता है वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, इन दोनों गार्डियन स्पिरिट जैसे ही मेरे पास और 7 गार्डियन स्पिरिट है। ये देखकर भाई उस ओनर की और भी ज्यादा फट जाती है और वो यहाँ से भागने लगता है। मैं वापस जरूर से आऊंगा अपना बदला लेने के लिए। अब साओ और लियांग शियालिंग से ये कहते हैं हमें तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट को रोकना होगा वरना ये काफी ज्यादा तबाही मचा देगी। तभी वहाँ पर सैंटोंग आ जाता है और लियांग उसे काफी गुस्से से देख रहा था क्योंकि असली सैंटोंग काफी टाइम पहले मर चुका है और ये काम इसी बंदे का है। अब सैंटोंग अपने गार्डियन स्पिरिट की मदद से उस होल को बंद कर देता है जो कि उस पेड़ टूटने की वजह से बना था। शियालिंग उस पे चिल्लाने लगती है तुम अभी तक कहाँ पर थे, ये तुमने पहले क्यों नहीं किया। लियांग उसे बताने लगता है दरअसल ये असली सैंटोंग नहीं है क्योंकि असली सैंटोंग काफी महीने पहले मर चुका है। लियांग अब उससे ये पूछने लगता है आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। सैंटोंग बताता है दरअसल मैं शुरू से ही इस बड़े पेड़ को डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा था जो सिर्फ शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट ही कर सकती थी और इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लाया। शियालिंग ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहता है इतना उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इस पेड़ को दोबारा से उगा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रेयर प्लांट्स के पार्ट्स चाहिए होंगे जो कि तुम्हें अलग अलग स्ट्रीट में मिल जाएंगे। लेकिन लियांग उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे सजा देना चाहता है। सैंटोंग कहता है तुम्हें अपने आप को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम पहले ही काफी ज्यादा थक चुके हो इन 2 गार्डियन स्पिरिट को समन करके, तो अब तुम्हें रेस्ट
की जरूरत है। अब शाम होते ही शियालिंग के गार्डियन स्पिरिट में से ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे एक पोर्ट तैयार होता है और इसके अंदर किसी को भी रिवाइव करने की पावर है और इसी चीज का यूज करके लियांग साओ को जिंदा कर सकता है। तभी शियालिंग की जो गार्डियन स्पिरिट होती है वो बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसे होश भी आ जाता है और वो शियालिंग को मास्टर कह के पुकारती है। अब लियांग के कहने पर शियालिंग अपनी गार्डियन स्पिरिट से कहती है अपनी रिवाइव करने वाली पावर तुम लियांग को दो, लेकिन ली जो कि इसकी गार्डियन स्पिरिट है वो मना कर देती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पावर मैंने काफी पहले यूज कर ली थी। अब ये सुनकर सैंटोंग कुछ भी नहीं कहता और उनको गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब शियालिंग साओ से माफी मांगने लगती है। साओ कहता है कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ क्योंकि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन अब तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट के पीछे नहीं रहेगी और अब तुम अपने ह्यूमन वर्ल्ड में जाके आराम से रह सकती हो। शियालिंग ऐसा करने से मना करती है, मैं तुम्हारे साथ रहकर इस पेड़ को दोबारा से ठीक करने में मदद करूंगी। अब हम रात में लियांग और साओ को एक साथ देखते हैं। साओ का ये मानना था क्योंकि शियालिंग यहाँ पे अकेले उस पेड़ को ठीक नहीं कर सकती, तो वो लियांग को उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए कहता है और खुद वो एक स्पिरिट है तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकता और लियांग कहता है मैं फिर से तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लियांग साओ को खोने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में था और वो लू को काफी बुरी तरीके से मारता है और यहाँ पर वो अपने वेपन का भी इस्तेमाल करता है जिससे चारों तरफ आग भी लग जाती है। अब इतनी मार खाने के बाद भी लू की अकड़ बिल्कुल भी नहीं गई थी। वहाँ पे काफी सारी इविल स्पिरिट होती हैं जिन्हें वो खोल देता है और ये सारी इविल स्पिरिट लियांग पे अटैक कर देती हैं, लेकिन लियांग उन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है और कुछ इविल स्पिरिट अब लू पे भी अटैक कर देती हैं और कई सारी इविल स्पिरिट होने की वजह से उन्होंने लियांग को पकड़ लिया था। जिसके बाद लियांग अपनी असली पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे ये घर भी अब गिरने लगता है, लेकिन सूचू लियांग को बचा लेता है। वहीं यन लू को लेकर यहाँ से भाग रहा था, लेकिन भाई लू एक नंबर का लुल्लू है क्योंकि वो अभी भी उनसे फाइट करने की बात कर रहा था। जैसे वो पीछे देखता है तो सूचू उनका पीछा कर रहा था। अब वो अपने यन से उनसे फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन सूचू उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। अब इधर लियांग अपने वेपन से सारी इविल स्पिरिट्स को मार रहा था। अब बहुत सारी इविल स्पिरिट लू के पास आ गई थी। लू को लगता है कि वो इसकी हेल्प करेंगी, लेकिन उल्टा वो इस पे अटैक कर देती हैं और यन यहाँ पे अपने मास्टर की जान बचाने के लिए उनसे फाइट करने लगता है और उन सबको मारने के बाद ये भी खुद खत्म हो जाता है। ये देखकर लू को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसका दिमाग हिल जाता है। अब सूचू लू को मारने ही वाला था, लेकिन लियांग उसे रुका देता है और उसे उठा के ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है। और भाई ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद ये अभी भी अपने आप को राक्षस स्ट्रीट का जनरल समझ रहा था, लेकिन कुछ लोग इसकी जम के पिटाई कर देते हैं और फिर लियांग वहाँ पे खड़ा होकर साओ के स्पिरिट के आने का वेट कर रहा होता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अब साओ अपने भाई को शियालिंग के साथ डेट पे जाने के लिए कहता है। अब अगले दिन साओ शियालिंग को ये कह रहा होता है मुझे बाकी की स्ट्रीट में जाने के लिए पैदल चल के जाना होगा क्योंकि सारे पोर्टल्स तबाह हो चुके हैं। अब ये सुनकर शियालिंग वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए कहती है, लेकिन लियांग उसे मना कर देता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में जाने वाला गेट वो भी खराब हो चुका है और हाँ पेड़ को ठीक करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और लियांग उसे अपनी न्यू कॉस्ट्यूम के बारे में भी बताता है, ये मेरी न्यू कॉस्ट्यूम है जो कि मेरी गार्डियन स्पिरिट ने मुझे दी है, जिसकी वजह से कोई भी स्ट्रीट वाले मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और तुम्हें भी अपनी गार्डियन स्पिरिट से ये मांग लेना चाहिए। और उसकी गार्डियन स्पिरिट भी उसे ये न्यू कॉस्ट्यूम दे देती है। अब फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियांग 7 दिनों से बैठा हुआ अपने भाई की स्पिरिट के आने का वेट कर रहा होता है। ये देखकर सारे कांस्टेबल भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो लियांग को ट्रेनिंग के लिए डेड आइलैंड भेजने का डिसाइड करते हैं ताकि वो ट्रेनिंग के बाद लियांग को यहाँ का जनरल बना सके। अब सैंटोंग साओ की स्पिरिट को लेकर आ गया था और लियांग अपने भाई से गले मिलकर काफी ज्यादा रोने लगता है। अब सैंटोंग उससे ये कहता है मुझे लियांग को ट्रेनिंग के लिए डेड आइलैंड भेजना होगा और साओ के कहने पर लियांग वहाँ जाने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में लियांग डेड आइलैंड पे दिखाया जाता है और साओ राक्षसा स्ट्रीट में रुककर अपने घर को बनाने में लग जाता है और ऐसे ही कई सारे साल बीत जाते हैं और फिर लियांग राक्षसा स्ट्रीट का जनरल बनके वापस आ गया था और उसकी हाइट साओ से थोड़ी बढ़ भी गई थी। अब प्रेजेंट में लियांग यहाँ से जाने से पहले अपने भाई को जनरल का लॉकेट देता है और वो कहता है मेरे आने तक तुम यहाँ के जनरल हो क्योंकि मैं बचपन से ही जानता था कि तुम यहाँ के जनरल बनना चाहते हो। और वो जाने से पहले अपने भाई की उंगली पकड़ता है जैसे वो बचपन में पकड़ा करता था और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये एनिमे कैसी लगी? भाई मुझे तो ये काफी ज्यादा मस्त लगी और इसकी स्टोरी में जो ट्विस्ट आ रहे थे वो और भी ज्यादा अमेजिंग थे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ 10
10K लाइक्स, तो जल्दी से उन्हें कंप्लीट करा देना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती हैं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।